भेज कर दो। हेलो बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम टू पीडब्ल्यू। बच्चों कैसे हो आप सब? अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रही, सिर्फ वॉइस आ रहा है। यस सर, अब आ गई सर, अब आ अब गई। आ गए? ठीक है, दिख गया मैं। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग इवनिंग एवरीवन। सर। वेरी गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर कैसे हो आप? जय मैं जगन्नाथ बिल्कुल सर। एकदम फिट। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ। ओके, सो सभी सेंटर्स पे मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? सभी को मैं ऑडिबल एंड विजिबल हूं? ये अनिरुद्ध, एक मिनट, ये पीछे से वॉइस इससे आ रही है, स्पीकर से आ रही है, कहां से आ रही है? थोड़ी सी। ठीक है। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जनरल चीजें पढ़ी थी अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना? इसी चीजों को आज चर्चा में आगे लेके आएंगे। आज प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में मैं चर्चा करूंगा। मैंने आपको जस्ट स्टार्ट कराया था, इंट्रोडक्शन दिया था एक तरीके से प्रोजेक्टाइल का, उसी को आगे लेके चलेंगे आज के इस लेक्चर में। सो क्या क्या आज हम लोग करेंगे, ठीक है? आज हम लोग सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अच्छे से समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। मैंने कुछ कुछ चीजें बताई थी और उन चीजों के बेसिस पे मैं आप लोगों से एक दो सवाल पूछूंगा और उसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो आप लोगों ने एक बार रिवाइज किया होगा, आई होप लास्ट लेक्चर आपने रिवाइज किया होगा। जो भी लास्ट लेक्चर आपका हुआ था वेडनेसडे को, वो थोड़ा सा रिवाइज करके आए हो तो अच्छी चीज है और करना भी चाहिए भाई। हर लेक्चर में आने से पहले प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करके आओगे तभी तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? क्या किया था हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में? याद करो, क्या पढ़ा था हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में? याद आ रहा है आपको? कैसा मोशन होता है ये? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी होती है? क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? ये क्वेश्चन है, इसके बारे में सोचो। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, और यू कांट से। अब आधे बच्चे कहेंगे सर कांट से हमें याद ही नहीं है, हमने पढ़ा था थोड़ा सा कांट से, है ना? हमें तो पता ही नहीं है, हम तो भूल गए। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी बी होगा सर क्या? याद है क्या होता था प्रोजेक्टाइल मोशन? मैंने आपको अच्छे से बताया था, याद आ रहा है? बी। हमने क्या पढ़ा था? हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे हम इस तरीके से फेंक रहे हैं, है ना? इनिशियल वेलोसिटी से किसी एंगल पे फेंक रहे हैं, पर जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में है। ये डायरेक्शन अगर हम वाई ले रहे हैं, ये डायरेक्शन एक्स ले रहे हैं, मतलब वाई डायरेक्शन, मतलब माइनस वाई डायरेक्शन में एक ही एक्सेलरेशन है जिसको हम बोलते थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस मोशन में सिर्फ एक ही और एक एक्सेलरेशन होता है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। सो यही प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि एक्सेलरेशन है। जब भी एक्सेलरेशन आता है तो मोशन कैसा हो जाता है? नॉन यूनिफॉर्म। बट अगर मैं ध्यान से देखूं यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये अपने को याद होना चाहिए। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको अच्छे से देख लो बेटा। दिस इज व्हाट प्रोजेक्टाइल मोशन इज। इसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक है ना? ओके, क्लियर है? सर हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है बेटा? ऑप्शन सर वो ऑन कीजिए ना सर। तो सर आवाज ही नहीं जा रहा। ये किसी सेंटर से वॉइस का आ रहा है पीछे से, जरा या तो आप माइक सर? स्विच ऑफ करें या फिर क्लियरली बोलें। सर एग्जाम में से मोशन इन अ प्लेन आएगा या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी आएगा? नहीं, मोशन इन अ प्लेन आएगा। जो पिछले कोर्स जो आ चुका है ना टेस्ट में, उसको रिपीट नहीं करेंगे। मोशन इन अ प्लेन पे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, सो आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या होता है रेंज, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो भाई सीधी सी बात है, अगर हम ध्यान से देखें, आप लोगों को एक बार फटाफट रिकैप देता हूं कि हमने प्रोजेक्टाइल के बारे में क्या देखा था। इससे इजीली टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा, ठीक है? अगर आप भूल गए हो और रिवाइज नहीं करके आए हो तो ये मौका अच्छा है, रिवाइज भी हो जाएगा और आपको एक रिकैप भी मिल जाएगा। याद करो, मैंने आपको बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले यहां से फेंक रहे हैं और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी को हमने बोल दिया u, और हॉरिजॉन्टल से जो ये एंगल है इसको हमने मान लिया थीटा। याद करो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है वेलोसिटी का, जिसको आप ux लिखते हो? क्या हो जाएगा बोलो? u cos थीटा, ठीक है ना? और अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं वेलोसिटी के,
तो ये क्या बन जाएगा, u sin थीटा। सभी को याद आया, ये थोड़ा थोड़ा ये पढ़ा था हम लोगों ने। फिर इसके बाद मैं इसके मोशन को एक बार आपके साथ डिस्कस करता हूं। इसका मोशन कैसा होगा, ये ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, इस तरीके से कोई पाथ लेगा और यहां जाके गिर जाएगा। ये हम लोगों ने देखा था प्रोजेक्टाइल में, है ना। अब ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना, आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट ऐसे 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 आगे की तरफ आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यहां पे वो अपनी मैक्सिमम हाइट रीच कर लेता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, ये उसकी मैक्सिमम हाइट हो गई, वो इससे ऊपर नहीं जा सकता। दिस इज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट बोलो या हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये हो गई। उसके बाद ये धीरे धीरे अपनी हाइट को कम करता जाएगा, कम करता जाएगा, कम करता जाएगा, और फाइनली वो यहां जाके टकरा जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पे, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये इनिशियल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में। अब इनमें से एक वेलोसिटी है जो बदलती नहीं है, क्या आप मुझे बता सकते हो इनमें से कौन सी वेलोसिटी नहीं बदलती, एक्स डायरेक्शन वाली या वाई डायरेक्शन वाली, कौन सी नहीं बदलेगी, सोचो। एक्स डायरेक्शन। इसका क्या रीजन है कि एक्स डायरेक्शन की आप कह रहे हो वेलोसिटी नहीं बदलेगी, इसका क्या रीजन है क्यों एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं बदलती थी, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई, एग्जैक्टली, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ना होने के कारण, कोई एक्सेलरेशन ना होने के कारण एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि आपसे पूछे एक्स डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन कितना है, तो आप खुल के कह सकते हो इसका एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 है। और अगर आपसे पूछे वाई डायरेक्शन में, तो आप वाई डायरेक्शन में बोल सकते हो इसका एक्सेलरेशन -g है। इसका एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, -g। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं और वाई डायरेक्शन में -g, यानी कि हर जगह अगर आप ध्यान से देखोगे इस पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करने वाला। तो अगर हम ध्यान से देखें इसका एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा, बट वेलोसिटी की बात करें तो वो एक्स डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही। तो एक्स डायरेक्शन में जो इसकी यहां वेलोसिटी थी u cos थीटा, यहां भी वही रहेगी, यहां भी वही रहेगी, यहां भी वही रहेगी, और इस पॉइंट पे भी आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी रहेगी, u cos थीटा। मतलब इसकी वेलोसिटी बदलेगी नहीं, आप चाहे uy बोलो या vy बोलो, फाइनल वेलोसिटी बोलो, इनिशियल वेलोसिटी बोलो, फर्क नहीं पड़ता, इसकी एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मैं वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करूं तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी थी u sin थीटा, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, वाई डायरेक्शन में घटेगी सर, कम होगी, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी धीरे 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 कम होगी, और यहां पे जो इसकी वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगी, 0। सब देख सकते हो। मैक्सिमम हाइट पे अगर हम ध्यान से देखें, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तब उसकी जो वेलोसिटी है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आपको मिलेगी। ये vx है, सॉरी, ये हमारा u cos थीटा इज इक्वल्स टू vx है। मतलब ux बोलूं या vx बोलूं एक ही बात है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी बदल नहीं रही, वो u cos थीटा है, बट यहाँ vy क्या हो जाएगा, 0। यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी 0, तो पहले थी u sin थीटा, फिर कम हुई और कम हुई और कम हुई, और फाइनली मैक्सिमम हाइट पे आपकी वर्टिकल स्पीड या वेलोसिटी ये हो गई है 0। फिर आप नीचे आओगे तो धीरे धीरे आपकी वर्टिकल स्पीड नीचे की तरफ बढ़ने लगेगी, धीरे धीरे आपकी ये स्पीड बढ़ने लगेगी, और जब ये ग्राउंड को दोबारा से हिट करेगा तो आपकी वर्टिकल स्पीड दोबारा से u sin थीटा हो जाएगी, और हॉरिजॉन्टल स्पीड तो u cos थीटा है ही, ये तो चेंज हुई नहीं थी, तो ये दोबारा से सेम एंगल पे ही टकराएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो दोबारा से थीटा ही होगा, तो आप इस एंगल को भी थीटा कह सकते हो। तो जिस एंगल से ये गया था उसी एंगल पे ये जाके हॉरिजॉन्टल से टकरा जाएगा। ठीक है ना। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी और जो वाई डायरेक्शन में जो u sin थीटा वो दोनों तो सेम ही है ना। इनिशियल वेलोसिटी और मेरा मतलब है u cos थीटा और u sin थीटा तो सर सेम ही है ना। नहीं बाबू, देखो समझो, u cos थीटा कौन सी डायरेक्शन में है बेटा, ये बताओ। एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में। हमने क्या बोला, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो हर टाइम इसको आगे की तरफ क्या वेलोसिटी मिलेगी, बोलो बेटा, u cos थीटा। बट ये जो वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है ये क्या होती जाएगी, ऊपर जाते जाते कम, तभी तो देखो एक हाइट पे जाके ये रुक जाता है ना। बट मैक्सिमम हाइट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी बेटा, बोलो 0। अगर इस टाइम पे वर्टिकल वेलोसिटी होती तो ये और ऊपर जाने की कोशिश करता ना, है ही नहीं, रुक गया। तो उसके बाद धीरे धीरे नीचे आएगा तो वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ेगी, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही हो जाएगा, यानी कि जो u sin थीटा ऊपर लग रहा था वो u sin थीटा नीचे लगने लगेगा, और u cos थीटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में।
तो वो मतलब सर जिस ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं तो उसको अगर हम हाथ में पकड़े हुए हैं तो उससे मतलब हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन यू cos थीटा, वही आप कहना चाह रहे हैं नहीं क्या? नहीं, हमने पकड़े नहीं, हमने बस फेंक दिया उसको, मैंने किसी एंगल पे फेंक दिया। जैसे मैंने यहाँ से किसी स्टोन को, किसी पत्थर को ऐसे फेंक दिया, तो ऐसे जाएगा और ऐसे जाके गिर जाएगा। यू कॉस थीटा नहीं बदलेगा, हमें नहीं कांस्टेंट रखना, वो उसकी यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसकी स्पीड है वो फिक्स ही रहेगी, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड चेंज होगी। आप इसको कह सकते हो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन। ये वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन का कॉम्बिनेशन है। कैसे? अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको कि सर हम ना एक बार में एक ही डायरेक्शन देख सकते हैं, आपको सर मैं ना सिर्फ एक्स डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन हम कहते हैं एक्स, और ये डायरेक्शन को हम कह रहे हैं, ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या कह रहे हैं, मान लो वाई डायरेक्शन। तो आप कह रहे हो सर मैं एक बार में एक ही डायरेक्शन में देखना चाहती हूँ, तो अगर मैं सिर्फ वाई डायरेक्शन में देखूं तो क्या हो रहा है, वाई डायरेक्शन में हमें ऐसा लगेगा किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो यू साइन थीटा से। किससे फेंक रहे हो ऊपर की तरफ, बोलो किससे फेंक रहे हो, यू साइन थीटा से। तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, कोई मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, और उसके बाद फिर नीचे आ जाएगा, और वापस भी किस स्पीड से आएगा, यू साइन थीटा से। ऐसा ही होता था ना जब वन डायमेंशन में हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते थे, जिस स्पीड से ऊपर जाता था उसी स्पीड से नीचे आता था। पढ़ा था ना आप लोगों ने? Yes, ये sir. वही है। तो अगर आप सिर्फ इसका वर्टिकल मोशन देख रहे हो, भूल जाओ थोड़ी देर की क्या हो रहा है, आगे जा रहा है नहीं जा रहा, सिर्फ सोचो ये ऊपर गया और नीचे आया, पर ऊपर इनिशियल स्पीड कितनी लेनी है हमें, यू साइन थीटा। तो ये हो गया इसका वर्टिकल मोशन। ये कैसा मोशन हो गया बेटा, वर्टिकल। अब इसके साथ मैं कह रहा हूं वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल, दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ना, ये एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है वाई में। सो एक्स डायरेक्शन में ये जा रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड। एक्स डायरेक्शन में बस इसके पास स्पीड कितनी है हमारी, यू कॉस थीटा, इसकी स्पीड चेंज ही नहीं कर रही है एक्स डायरेक्शन में। तो जितनी देर तक ये हवा में रहेगा उतनी देर तक आगे भी बढ़ता रहेगा, किस स्पीड से, यू कॉस थीटा। तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन किसके बराबर है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन किसके बराबर है, ये बराबर है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन के सम के। बट वर्टिकल मोशन किस स्पीड से हो रहा है, यू साइन थीटा से, इनिशियल स्पीड से, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है हमारा, माइनस जी, और हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, और इसका एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में है 0। ठीक है, सो ये कॉम्बिनेशन है हॉरिजॉन्टल और मोशन, वर्टिकल मोशन का, दिस इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, वो भी डाउनवर्ड। ओके सर। ओके, सो अब Thank you. कोई बच्चा सोच के ये बताए, कोई बच्चा सोच के ये बताए, आपको याद है किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर फेंकते थे तो वो कितनी देर में ऊपर तक पहुंच जाता था, याद है आपको? अगर मैं किसी को यू स्पीड से ऊपर फेंकता था तो कितनी देर में मैं मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता था, U by G time. यू बाई जी, याद करो, किसी को यू U by स्पीड G से time फेंकते थे तो यू बाई जी पे पहुंचते थे, पर यहां मैं इसको किस स्पीड से फेंक रहा हूं ऊपर, यू साइन थीटा से, तो कितनी देर में यहां तक पहुंच जाऊंगा मैक्सिमम U हाइट sin तक, theta by minus G. यू साइन थीटा बाय, मैग्नीट्यूड बोलो, माइनस की जरूरत नहीं बेटा, कितने टाइम में ऊपर पहुंच जाऊंगा, बोलो यू साइन sin थीटा theta बाय by जी। ठीक है, तो नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगता है ना, है ना, नीचे आने में भी उतना, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो टोटल टाइम कितना लगा नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने में, बोलो 2u sin थीटा बाय। sin theta by G. तो वही चीज है, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब मैं आपसे पूछ सकता हूं इस ऑब्जेक्ट को अगर आप u स्पीड से फेंक रहे हो, u वेलोसिटी से फेंक रहे हो, हॉरिजॉन्टल से एंगल है थीटा, तो कितनी देर लगेगी यहां से यहां आने में, कितनी देर लगेगी इसको ऐसे पूरा मोशन कंप्लीट करके यहां आने में? तो आप कहोगे सर वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा, और उस टाइम ऑफ फ्लाइट को सिर्फ हम वर्टिकल मोशन से देखेंगे, उसका हॉरिजॉन्टल मोशन से कुछ लेना देना नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर तक ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, यानी कितनी देर तक ये ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा, उसका हॉरिजॉन्टल मोशन में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, उसको हॉरिजॉन्टल मोशन से कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करेगा। और वर्टिकल मोशन में आप इसको किससे ऊपर फेंक रहे हो, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, यू साइन थीटा से ऊपर फेंक रहे हो। यानी कि मैं डायरेक्टली अगर यहां टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, सोचो, अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं, टी का मतलब है यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट, तो अब आप बता सकते हो ना टाइम ऑफ फ्लाइट, आप लोगों ने ही बताया ना टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, ऊपर जाने में टाइम लगता है यू साइन थीटा बाई जी, नीचे आने में लगता है यू साइन थीटा बाई जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी। इतनी देर में ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच जाएगा। सिर्फ हम वर्टिकल मोशन से चेक कर सकते हैं इसको, कितनी देर में ये नीचे गिरेगा वापस। एक चीज और याद करके बताओ, सब याद करो, आपको मैंने ये भी बताया था ये कितनी मैक्सिमम हाइट ले सकता है, याद आ रहा है?
मैंने आपको बताया था ये कितनी मैक्सिमम हाइट ले सकता है, याद करो, मैंने कहा था डायरेक्ट याद कर लो, किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से फेंकेंगे तो कितनी हाइट तक, है ना, कितनी हाइट तक जाता था उस टाइम, u स्क्वायर बाय स्क्वायर बाय 2g। तो यहाँ किस हाइट तक जाएगा, बता सकते हो किस हाइट तक जाएगा ये, यहाँ u की जगह क्या लिख दें हम, u sin थीटा, स्क्वायर थीटा बाय g। तो यहाँ पे हम बोलेंगे u sin थीटा की जगह, सॉरी u की जगह u sin थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, यानी कि आपकी जो मैक्सिमम हाइट है वो हो जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, तो ये हाइट होगी। यानी कि अगर आप ये हाइट निकालना चाहते हो, ये हाइट कितनी आ गई आपकी, कितनी आ गई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। इसको नोट कर लो सभी। डन, ये नोट किया, लिख लो लिख लो, थोड़ा जल्दी लिखना बेटा, थोड़ा सा हाथ तेज चलाना बच्चों। ओके डन, नोट कर लिया यहां तक, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, और ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्टाइल को बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड, क्योंकि आपने स्टार्ट कहां से किया था, ग्राउंड से, और दोबारा से कहां हिट किया है, ग्राउंड, तो आप देखोगे बुक्स में इसको लिखा होता है ग्राउंड टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड से ही आपने फेंका और ग्राउंड पे ही गिर गया, तो ग्राउंड टू ग्राउंड। ओके, ग्राउंड टू ग्राउंड हम यहां लिख सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्टाइल को बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड है, ग्राउंड से ही फेंका है और ग्राउंड पे ही वो गिर गया, ठीक है ना। ग्राउंड टू ग्राउंड ऐसे कुछ रटने वाली चीज नहीं है, समझने के लिए कि आपसे बोले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है तो आप समझ जाना ग्राउंड से फेंका है और ग्राउंड पे ही आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से एक बार मुझे फिर से बता दो फटाफट, कितनी देर लगती है इसको आने में, जल्दी से रिपीट करना है क्योंकि ये याद होना चाहिए हम लोगों को। ये थीटा एंगल है, ये यू है, कितना टाइम लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था आपका, जल्दी से बोलो, 2u साइन थीटा बाई जी, ये याद होना चाहिए सबको। और मैक्सिमम हाइट यानी कि ये कितनी हाइट तक पहुंचा है, ये कितना आया हमारा, कितनी हाइट तक पहुंचा है, ओके, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। क्या ये दो चीजें हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब आती है एक चीज रेंज, रेंज का मतलब क्या है, अगर हम बात करें रेंज, तो रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब है मैक्सिमम, मतलब जो भी वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मैक्सिमम, या फिर सिंपली मैं लिख सकता हूं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपली आप इसको लिख सकते हो जो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट को देखो वो पहले यहां था और बाद में यहां पहुंच गए, तो इस डिस्टेंस को जो आपका एक्स एक्सिस पे आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, इसी को हम बोलते हैं रेंज। और रेंज कैसे निकालेंगे, अगर आप ध्यान से देखो इस ऑब्जेक्ट पे हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है आपको पता है ना, u cos थीटा। तो जितनी देर तक ये हवा में रहेगा, बड़े ध्यान से समझना, जितनी देर तक ये हवा में रहेगा उतनी देर तक ये आगे भी बढ़ता रहेगा, जितनी देर तक ये हवा में है उतनी देर तक ये आगे भी बढ़ रहा है। और आगे कोई एक्सेलरेशन है क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है ना, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो सिंपली यहां मैं स्पीड को डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम लिख सकता हूं, यानी कि मैं यहां रेंज को क्या लिख सकता हूं, मेरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड है, जो भी स्पीड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनटू टाइम। और कितनी स्पीड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में,
u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा भी हमने देखा था कितना है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। तो यानी कि यहां से जो मेरा रेंज का फॉर्मूला बन गया, ये बन गया 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा और डिवाइडेड बाय g। तो ये फॉर्मूला मेरा रेंज का बन गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। रेंज को अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले आप यहां तक लिख लोगे, ये हमारा रेंज का फॉर्मूला हो गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। आप चाहो तो इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप रेंज का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो। रेंज क्या है 2 टाइम्स जो भी आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जो भी वर्टिकल वेलोसिटी है, बाय जी। क्योंकि देखो यहां से आप u sin थीटा को लिख सकते हो ux और u cos थीटा को लिख सकते हो uy, तो आप रेंज को ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर आप 2 को sin थीटा cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। आपको याद होगा sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता था, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, याद है? तो मैं वही कर सकता हूं, इस 2 को sin थीटा cos थीटा से मल्टीप्लाई करके अलग लिख सकता हूं, और यही फॉर्मूला बन जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो ये भी रेंज के ही फॉर्मूले हैं, सेम ही फॉर्मूले हैं, एक से दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हो आप जब भी चाहो। जल्दी से इसको नोट कर लो सभी बच्चे, ये रेंज है। रेंज का मतलब आप अलोंग द ग्राउंड कितना चल रहे हो, कांस्टेंट स्पीड से कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, यही रेंज कहलाता है। निकालने का तरीका, हॉरिजॉन्टल स्पीड को टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दो। जितनी देर आप हवा में रहोगे उतनी देर आप हॉरिजॉन्टल बढ़ते रहोगे। थोड़ा सा फास्ट नोट करेंगे, फास्ट हैंड चलाएंगे थोड़ा सा जल्दी से, और अगर नोट कर लिया तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? 10 सेकेंड 10-15 सेकेंड्स और दे दूं, नोट कर लो, जल्दी से कर लो, जिसका रह गया वो फटाफट नोट कर ले, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आई थिंक हो गया ये नोट सबका, आगे बढ़ सकते हैं। नो सर, नो सर। जल्दी करो, चलो जल्दी जल्दी करो। जैसे स्लाइड चेंज करने लगा, नो सर नो सर नो सर। सर हाँ जी, सर समझ में नहीं आया। क्या रेंज क्या लिखा है हमने रेंज के बारे में? रेंज क्या है? रेंज का क्या मतलब है? जितना हम यहां आगे जाएंगे, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको रेंज बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल किस स्पीड से चल रहे हो बेटा, बोलो किस स्पीड से, और कितनी देर तक चल रहे हो, ये रहा टाइम 2u sin थीटा। हाँ, तो क्या होता है बेटा, डिस्टेंस को लिखते हैं ना, डिस्टेंस को आप लिख सकते हो ना। अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता तो आप डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो बेटा, स्पीड इनटू टाइम। क्या लिख सकते हो, बोलो स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा स्पीड हमें पता है कितनी है, बोलो ये रही यू कॉस थीटा, आप ही ने तो बोला ये स्पीड है, और टाइम अभी हमने निकाला ही था, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें क्या समझने वाला रह गया बताओ? सब तो आसान है ना? यस सर। है ना आसान? ठीक है, यस सर। हाँ। अब आप ये कह सकते हो सर यहाँ ये हमने यहाँ डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम क्यों लिखा? अगर एक्सेलरेशन होता तो मैं लिखता s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पर एक्सेलरेशन ही नहीं है तो क्या जरूरत है ना? ओके सर सर। r इक्वल्स टू ux uy by g होगा ना? 2ux uy by g आपने लिखा है। नहीं 2 होगा बेटा, क्योंकि ux क्या है, से u u cos थीटा और ये और 2u x ux क्या है, u cos थीटा, और uy क्या है, u sin थीटा। u sin ux है u cos थीटा, ये रहा ना बेटा। ux क्या था हमारा, ux था हमारे पास u cos थीटा, और uy क्या था, u sin थीटा। ठीक तो है? आप वो सोच रहे हो, आपको लग रहा है ये नहीं बेटा, ये तो हमने टाइम वाला 2 लिखा है, ये 2 तो आप आगे ले जाओ, पहले u cos थीटा को अलग लिख लो, u sin थीटा को अलग लिख लो। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। सर हाँ बोल बेटा। सर जितना भी डिराइवेशन है सर वो स्कूल एग्जाम में से पूछेंगे सर, बोर्ड एग्जाम में? बेटा बोर्ड में तो वैसे भी 11th का कुछ नहीं आएगा आपके, या आपके स्कूल एग्जामिनेशन में टीचर्स वगैरह आपको कुछ करा भी देंगे तो ठीक है, बट बोर्ड एग्जामिनेशन में तो वैसे भी 12th का आता है, 11th का नहीं आता है। तो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करता है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, वो क्या करता है, वो ना स्कूल को भी थोड़ा सा साथ में लेके चलता है कि चलो स्कूल एग्जाम में मैं इतना इतना लिख दूंगा, स्कूल में आपको 100% लाने की जरूरत नहीं है, आपके 90% 85% आ रहे हैं, इनफ है। क्योंकि ये जो 11th का टाइम है ना, ये यूटिलाइज करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अप्रोच रखने में,
जब आप 12th में आओगे तो मैं आपको एक बैलेंस बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि तब बोर्ड एग्जामिनेशन है, तब मैं आपको बता सकता हूं कि यार ये डेफिनेशन, ये डेरिवेशन बोर्ड्स में आती है। बट 11th में ना हर स्कूल का अपना अपना हिसाब होता है। आपने देखा होगा, आप अपने फ्रेंड से पूछो, उसकी क्लास में कुछ और चल रहा होगा, आपकी क्लासरूम में कुछ और चल रहा होगा। तो हर स्कूल अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस करता रहता है। तो कोई स्टैंडर्ड सिलेबस नहीं रखा हुआ है स्कूल्स ने, इसलिए हम कभी 11th में बोर्ड की बात ही नहीं करते, क्योंकि बोर्ड्स में 11th का वैसे भी नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आप अपने स्कूल जाते हो तो उनका थोड़ा सा फॉलो करते रहो, वो क्या पूछ रहे हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं, वो कौन सी डेरिवेशन कह रहे हैं हम स्कूल एग्जाम में देंगे, वो स्कूल टीचर आपको बता देगा। आप उससे कंसल्ट कर लेना कि मेरे जो ये स्कूल टेस्ट है, स्कूल एग्जाम में क्या आएगा, वो आपको बता देगा। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा। सर हाँ जी, सर आपने जो दूसरा वाला फॉर्मूला लिखा है, क्या आप उसकी बार डेरिवेशन एक्सप्लेन कौन कर से बेटा, देंगे कौन क्या? से फॉर्मूले की? ये सर जो दूसरा, हाँ ये सर बेटा, ये इसका। तो कुछ नहीं है, देखो ना, ये ना 2, ये रहा 2 sin थीटा cos थीटा, मैंने बताया ना sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। यस सर। तो 2 sin थीटा cos थीटा को ही हमने क्या लिख दिया, sin 2 थीटा u स्क्वायर, ऐसे ही लिखे रहने दिया, ओके सर, थैंक यू है ना। सर। बस रीअरेंजमेंट है, डेरिवेशन भी नहीं है, रीअरेंज करके लिख दिया। मतलब आप देखो बेटा, अगर आप यहाँ sin 2 थीटा को ओपन करो, क्या दोबारा से ये फॉर्मूला नहीं आ जाएगा? sin 2 थीटा जी की जगह क्या लिख सकते हो आप, 2 sin Yes, थीटा sir, आ cos थीटा, जाएगा। फिर यही बन जाएगा, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, तो ये 3 चीजें, ठीक है ना, अपनी नोटबुक में सीरियस कैंडिडेट हो ना, अच्छे से प्रिपेयर करो ना, एक पूरा पेज भर दो इन 3 चीजों से, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज, कि ये तीनों तो याद होना चाहिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में। आसान पेपर आता है नीट का, बट ये 3 चीजें नहीं याद तो फिर इनजस्टिस हो जाएगा, फिर आप करते रहोगे, डिराइव करते रह जाओगे एग्जाम में। ये 3 चीजें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, जब पूछूं मैं आप बता दो मुझे इसका आंसर। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं हम आगे। चलो जी, अब देखो जरा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और फिर इसका जवाब करना है सोच के। अभी कोई आंसर नहीं करेगा, कोई आंसर करेगा पिटाई हो जाएगी उसकी। मैं टाइमर दे रहा हूं, पहले सोचो, क्वेश्चन को क्लियरली अच्छे से रीड करके बताना है आपको। पहले अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है और फिर मुझे जवाब देना है आप लोगों को। ठीक है ना, डन। फिर भी आप लोग अभी रुक जाओ, पहले ये मैं सबको टाइम दे रहा हूं, सब एक बार कर लो, पढ़ लो क्वेश्चन को अच्छे से, फिर बताना। सर बी। सर ऑप्शन बी। बी ऑप्शन हो जाएगा सर ऑप्शन बी होगा सर, बी होगा ऑप्शन सर, बी होगा सर, बी होगा सर। सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। अच्छा, क्वेश्चन एक बार पढ़े। सर ऐसे इफ तो अ cheating हो रही है। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, एक सेकंड, अब कोई नहीं बोलेगा, जरा क्वेश्चन पढ़ लो। इफ अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद दी, किससे है ये एंगल, हॉरिजॉन्टल से है या वर्टिकल से है, बताओ मुझे। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, देख रहे हो दल बदलू, ऑप्शन ए भी नहीं है इसका आंसर, डी है। ठीक है, क्यों, ये क्या हुआ सर? अभी तक देखो जरा, यहां ध्यान से देखो, यहां देखो सब फटाफट। अभी तक जब मैं कर रहा था, मैंने बोला था ये यू वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा है। ये थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से, जो मैंने भी पीछे डिराइव किया था, बताओ। ये तो हॉरिजॉन्टल से है ना एंगल, जो हम पीछे डिराइव कर रहे थे। एक मिनट, अभी कुछ ना बोलो बच्चों प्लीज, एक मिनट सबको सुनने दो। जो हम पीछे बोल रहे थे, ये एंगल किससे था, हॉरिजॉन्टल से था। तो जब ये एंगल हॉरिजॉन्टल से था तो आपकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, यू साइन थीटा थी ना। और फिर आपने टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकाला था, याद होगा, वो था कि 2 टाइम्स जो भी आपकी वर्टिकल वेलोसिटी है, u sin थीटा बाय g, यही तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आया था। या फिर अगर आप हाइट की बात करो तो आपकी हाइट कितनी आई थी, u sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, यही करा था ना आपने। बट अब क्वेश्चन में उसने क्या चेंज कर दिया, उसने कहा ये जो एंगल है ना, ये वर्टिकल से, ये हॉरिजॉन्टल से नहीं है। इस क्वेश्चन में देखो, उसने बोला ये एंगल किससे है, बोलो वर्टिकल से। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या u cos थीटा नहीं हो जाएगा, अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या u sin थीटा नहीं हो जाएगा। यानी कि जब हम ये पीछे फॉर्मूले लर्न तो कर रहे हैं, पर उसमें ये भी तो याद रखो थीटा एंगल हमारे उन फॉर्मूलाज में हॉरिजॉन्टल से है, और क्वेश्चन में क्या कर दिया, चालाकी कर दी, उसने एंगल किससे दे दिया, वर्टिकल से। फर्क क्या पड़ेगा, जो cos थीटा वाला था वो बन गया sin थीटा, और जो sin थीटा वाला कंपोनेंट था वो बन गया cos थीटा। यानी कि इस केस में अगर आप h की बात करोगे तो आपकी वर्टिकल स्पीड ये है, तो h कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे ये आ जाएगा u cos थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2g। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, ना कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कब होता, अगर क्वेश्चन में बोलता है दिस इज द एंगल विद हॉरिजॉन्टल, बट ये एंगल किससे दिया है, वर्टिकल से दिया है। ठीक है ना, आंखें खुल गई सबकी, देखा छोटी सी केयरलेसनेस से कितनी बड़ी मिस्टेक हो सकती है। और देखते ही आप टूट पड़े क्वेश्चन पे, अरे सर ये क्या पूछ लिया, अभी तो पढ़ा है हमने फॉर्मूला। सर ऐसे तो चीटिंग हो रही है। चीटिंग तो ही करता है नीट वाला, और क्या करता है। ठीक है ना,
जहां आपकी नजर हटी दुर्घटना घटी। ठीक है ना, मैंने कहा भी था 1 मिनट का टाइमर दे रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ठीक है ना, टाइमर लगी हुई है लेकिन सब आंसर दे रहे हैं। हाँ जल्दबाजी है, सबको लगा आसान है, ये तो टूट पड़ते हैं सर, इसका आंसर तो हम ही देंगे। बट पहले मैंने कहा था ध्यान से पढ़ना, ये एंगल वर्टिकल से दिया था। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, समझ में आ गया ना ये अच्छे से? ठीक है ना, ओके। सो एक चीज याद रखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कौन से मोशन पे डिपेंड करता है? वर्टिकल पे। कितना ऊपर जाएगा, हाइट किस पे डिपेंड करता है? वर्टिकल पे। मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन पे टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट डिपेंड करती ही नहीं है। पर अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज डिपेंड करती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पे। देख रहे हो, रेंज हमारे दोनों मोशन पे डिपेंड करती है, वो वर्टिकल मोशन पे भी करती है और हॉरिजॉन्टल पे भी। आप देख सकते हो, टाइम निकालने के लिए आपने वर्टिकल कंपोनेंट लिया वेलोसिटी का, हाइट निकालने के लिए भी वर्टिकल कंपोनेंट लिया वेलोसिटी का, बट रेंज में आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट आए हैं। तो रेंज हॉरिजॉन्टल पे भी डिपेंड करती है और वर्टिकल पे भी। और अगर हम टाइम और हाइट की बात करें, ये सिर्फ वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन, टाइम किस पे डिपेंड करता है? वर्टिकल पे, हॉरिजॉन्टल पे? वर्टिकल पे। हाइट वर्टिकल पे, रेंज दोनों पे। रेंज हॉरिजॉन्टल पे भी और वर्टिकल वेलोसिटी पे भी, दोनों वेलोसिटी पे डिपेंड करती है रेंज। ओके, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं जिससे एग्जाम में सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें, इस तरीके के क्वेश्चंस आप देखोगे आपकी बुक्स में और नीट में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर्स में भर भर के आए होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चन। बहुत ध्यान से समझना, चाहे तो पेन नीचे रख दो, जैसे एक मूवी चल रही होती है और एक हीरो खड़ा होता है। अब आपकी क्लास का आज का टीचर ही आपका हीरो है, ठीक है ना, विलन यहां सिर्फ क्वेश्चन है। ठीक है, सो मैं आपको जो दिखाऊंगा, जो समझाऊंगा, उसको बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप एक ही बार में समझने की कोशिश करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना, बट ध्यान यहां होना चाहिए, आसपास क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यहां ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के केसेस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो क्या है? अगर हम ध्यान से देखें, वो कह रहा है, मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, किस एंगल से फेंका? थीटा एंगल पे फेंका, यू से। ये एंगल हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से? आप देख सकते हो ये एंगल हॉरिजॉन्टल से है ना, ये एंगल किससे है? हॉरिजॉन्टल से। तो हाइट कितनी आएगी आपको पता है, हाइट कितनी आएगी आप जानते हो, ये आ जाएगी यू स्क्वायर, ये आ जाएगी आपकी हाइट कितनी आ जाएगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। पीछे मैंने निकालना सिखाया ही था, ये आपकी हाइट आ जाएगी। ठीक है ना, किस एंगल पे फेंका था मैंने? थीटा पे फेंका था। अब आपने एक दूसरा ऑब्जेक्ट फेंका, ये अलग ऑब्जेक्ट है, पहले जो फेंका था वो फेंका था, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी हाइट मैं बोल देता हूं h1, इसकी हाइट को मैं बोल देता हूं h1। तो ये जो हाइट लेगा वो कितनी हाइट थी? h1 हाइट तक गया था ये। अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं सेम वेलोसिटी से, बट अब जो एंगल है सेम स्पीड से, बट जो अब एंगल है वो एंगल मेरा दूसरा एंगल है 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, ये एंगल क्या है मेरा? 90 माइनस थीटा है ना। अगर ये एंगल थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा। थीटा और 90 माइनस थीटा ये दोनों एंगल कैसे होते हैं? इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों मैं इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलता हूं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है जिन एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री, जिनको ऐड करके कितना आ जाए? 90 डिग्री, उन एंगल्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आ रहा है समझ में? जिन एंगल का सम 90 डिग्री आता है उनको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो अगर आपने एंगल थीटा लिया तो आपकी हाइट आई ये। अगर आप ये एंगल कितना लोगे? 90 माइनस थीटा, तो यहां से आपकी जो हाइट आएगी वो मैं मान लेता हूं h2 है। तो h2 कितना आ जाएगा? अगर आप h2 हाइट की बात करोगे आप बोलोगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, और एंगल अब कितना हो गया? 90 माइनस थीटा और डिवाइडेड बाय 2g, यानी कि ये आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहां आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो ये आपकी हाइट आ गई, h2 हाइट आ गई। ठीक है ना, आप देख सकते हो पहले आपकी हाइट आई थी h1, अब आपकी हाइट कितनी आई है? h2। अब मैं आपसे बोलूं इन दोनों हाइट का रेशियो लो, अब इन दोनों हाइट का रेशियो लो, h1 डिवाइडेड बाई h2 कितना आएगा? देख के बताओ, h1 डिवाइडेड बाई h2 बता सकते हो आप मुझे? h1 बाई h2 करूंगा तो कितना आएगा? देख के बताओ। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g कट जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप रेशियो ले रहे हो, देखो मैं लेके भी दिखा देता हूं, इतना मुश्किल थोड़ा है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, और क्या है बोलो? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g,
यू स्क्वायर ने यू स्क्वायर को 2g ने 2g को कैंसिल किया, तो यहां से क्या बचा साइन थीटा बाई Sin कॉस square थीटा theta. का स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हो यहां से एक फॉर्मूला बन गया h1 डिवाइडेड बाई h2 और फॉर्मूला क्या बना है बेटा 10 स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला बना है 10 स्क्वायर थीटा। अब मेरी बात समझना ध्यान से, हमें याद क्या रखना है सर इसमें, हमें ये याद रखना है यहां पे जो ये एंगल थे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे एंगल थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, यानी कि इन दोनों का जो सम था 90 डिग्री था। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात समझना, फॉर एग्जाम्पल आपसे बोले एक ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हो 30 डिग्री से, दूसरे ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हो किससे 60 डिग्री से, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? यस और नो सोचो, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? Yes sir. 30 और Yes, sir. 60 कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इनको ऐड करके Yes, 90 sir. डिग्री आता है। यस हाँ सर। सर इतना तो हम कर सकते हैं। तो अगर मैं इससे पूछूं यहां कितनी हाइट आएगी, मान लो 30 डिग्री वाले पे हाइट आ रही है h1 और यहां पे हाइट आ रही है h2। बड़े ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। 30 डिग्री वाले पे मैंने हाइट क्या मानी h1, 60 डिग्री वाले पे हाइट क्या मानी मैंने h2। अब मैं आपसे पूछूं h1 बाई h2 क्या होगा, तो आप क्या लिख सकते हो 10 30 डिग्री लिखना, मतलब मैंने जहां h1 माना था वो एंगल 30 डिग्री था, तो h1 बाई h2 10 थीटा आता है। थीटा वो एंगल था जो h1 के लिए लिया था हमने। देखो इस डेरिवेशन में थीटा कौन सा एंगल था जो h1 के लिए लिया था, वो एंगल थीटा था। अगर आपको सर अगर हम उल्टा कर दें, अगर हम h2 बाई h1 निकालें तो मतलब अगर मैं इसकी हाइट का रेशियो इससे निकालूं तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो 10 स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि अगर आप h2 को ऊपर रख रहे हो और h1 को नीचे रख रहे हो तो 10 स्क्वायर कौन सा वाला एंगल लोगे, ये वाला एंगल लोगे। मैं यहां लिख देता हूं अगर ये नजर नहीं आ रहा, तो अगर आप यहां से h2 बाई h1 लिखोगे तो इसका फॉर्मूला आएगा 10 स्क्वायर 60 डिग्री। मतलब अगर आप h2 को ऊपर रख रहे हो और h1 को नीचे रख रहे हो तो h2 के सामने जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो h2 बाई h1 आएगा 10 स्क्वायर 60। अगर h1 बाई h2 निकाल रहे हो तो इसको लिख सकते हो 10 स्क्वायर 30। स्क्वायर जरूर लगा देना। ये समझ में आया? इसको नोट करो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे ये हाइट का रेशियो है। यहां एक नहीं दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, याद रखना बेटा, एक ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे, दूसरे वाले को 90 माइनस थीटा पे, या फिर आपको एक को थीटा 1 एंगल पे आप कह सकते हो, एक को थीटा 1 एंगल पे फेंका है और दूसरे को थीटा 2 को हमने यहाँ 90 माइनस थीटा लिखा है, ठीक है ना। एक को थीटा 1 एंगल पे फेंका है और दूसरे को थीटा 2, पर थीटा 1 और थीटा 2 को ऐड करके 90 डिग्री आना चाहिए। थोड़ी सी चुस्ती दिखाएं, जल्दी से नोट करें, है ना, थोड़ा Noted, सा sir. नोटेड, बहुत अच्छी बात Yes, है। sir. बाकी बच्चों को मैं अभी 15 सेकंड्स का टाइम देना चाहूंगा, थोड़ा सा जल्दी करें, थोड़ी सी चुस्ती दिखाएं, जल्दी नोट करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। आसान कॉन्सेप्ट, बहुत आसान कॉन्सेप्ट, और मैं इसको और आसान बना रहा हूं आपके लिए। मैं आपको कह रहा हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको ये याद है तो क्वेश्चन इतनी जल्दी होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आगे बढ़ जाएं, हो गया? नो सर। ओके चलो लिखो, थोड़ा सा लिखो, बाकी है। हाँ लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखना बेटा बस। और जिसका ये हो गया वो h1 प्लस h2 निकाल के देखे क्या आ रहा है, h1 प्लस h2, जल्दी से। जिसका ये हो गया वो h1 प्लस h2 निकाल के देखे क्या आ रहा है। जिसका भी हो गया है वो मुझे बताए h1 प्लस h2 क्या आ रहा है। 1/3 sir. कितना आ रहा है? Square by 2g. अरे बेटा किसी एंगल के लिए नहीं, जनरल बताओ, जनरल। आप क्वेश्चन कर Square रहे by हो, 2g. इसमें करके दिखाओ। h1 प्लस h2 कितना आ रहा है, यू स्क्वायर बाय 2g. 2g। वेरी गुड, यही आएगा h1 प्लस h2। देखो कुछ कुछ कॉमन आएगा, h1 प्लस h2 करोगे आप, सर यू स्क्वायर बाय 2g। यू स्क्वायर बाय 2g आ रहा है ना। करके देखा सभी ने? करो, पहले तो ये नोट कर लो, जिसका ये नोट नहीं हुआ पहले तो इसको नोट करे जल्दी से, थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा हाथ की स्पीड बढ़ाएंगे। एग्जाम में भी तो हमें स्पीड तेज चाहिए ना बेटा, तभी तो हमारे एग्जाम अच्छा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो भाई, यहां से h1 प्लस h2 जिसने किया होगा वो यू स्क्वायर बाय 2g आ रहा होगा। देख लेते हैं कैसे, क्योंकि अगर हमने उसको थीटा एंगल पे फेंका था तो आपको याद होगा h1 कितना आया था, है ना। यहाँ थीटा 1 को मैं ले रहा हूँ थीटा, तो हमारा h1 आया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g।
और जब मैंने इसको किस एंगल पे फेंका था, थीटा 2 पे, यानी कि 90 माइनस थीटा पे, तो हमारा H2 कितना आया था यहां से, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब हम आपको कह रहे हैं सिर्फ इन दोनों को जोड़ दो, H1 प्लस H2 कर दो, तो H1 प्लस H2 कितना आ जाएगा, आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आप इनमें से u स्क्वायर बाई 2g को कॉमन ले सकते हो और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम इसको जानते हैं, ये हमने देखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आता है, ये 1 हो जाएगा ना, इसका सम 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा Yes, कितना, sir. सिर्फ U u square स्क्वायर by डिवाइडेड 2g. बाय 2g। तो ये डिराइव भी कर लिया और आप याद भी रख सकते हो। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हाइट का जब सम करेंगे तो u स्क्वायर बाय 2g आएगा। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से वो डिजाइन कर सकता है, उस पे आएंगे। तो सब इसको नोट कर लें फटाफट, ये फॉर्मूला लिख लें जल्दी से, मैं फटाफट क्वेश्चन पे लेके आऊंगा आपको। और क्वेश्चन पे सभी ने करना है, मैं आपको 1 मिनट का टाइमर दूंगा और टाइमर के बाद ही आंसर करना है। जो पहले आंसर करेगा पिटाई होगी उसकी, ठीक है ना, पहले आंसर नहीं करना है, ठीक है, टाइमर पे ही आंसर करना है और करना सभी को अटेम्प्ट है। कहीं मुझे सोता हुआ कोई दिख गया, ऐसे उबासी लेता हुआ दिख गया, बहुत पिटाई होगी बेटा, बहुत पिटाई होगी, यहीं से कान पकड़ लूंगा स्क्रीन में से मैं, ठीक है। हाँ सर वन मोर टाइम से थोड़ा लैग हो गया था तो समझ नहीं आया। हमने बस बेटा इन दोनों हाइट को ऐड किया बेटा, H1 और H2 को। अगर आप इनको जोड़ोगे ना दोनों हाइट्स को, तो अगर आप यहां से जोड़ोगे तो यहां से u स्क्वायर बाय 2g कॉमन आ जाएगा बेटा। देखो यहाँ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g है, यहाँ u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g, आप दोनों को जोड़ो तो u स्क्वायर बाय 2g कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ब्रैकेट में, ये तो 1 होता है ना, ये तो जानते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो इनका जो सम है हाइट का वो u स्क्वायर बाय 2g होगा। अब आ रहा हूं मैं सवाल पे, ठीक है ना, तैयार हो जाओ एकदम बढ़िया से। ये सवाल आ गया और जवाब नहीं देना है पहले, जब तक मैं बोल ना दूं। टाइमर हम ऑन करेंगे, टाइमर मैंने लगा दिया है। अब यहां पे 1 मिनट का सोचो, जल्दी से स्क्रीन पे नजर है मेरी एक एक बच्चे पे, जो शैतानी करता हुआ दिख गया, जो सीरियस नहीं हुआ, जिसने 3-4 बार उबासियां ले ली है ना, सब पे नजर है मेरी। जो अपने बाल खींच रहा है, जो इधर उधर देख रहा है, सब पे नजर है मुझे। बेटा पहली सीट पे बैठ के तो बातें नहीं करनी चाहिए, क्वेश्चन कर लेना चाहिए ना मुजफ्फरपुर में। सर आंसर आ गया आंसर क्या आया है सर, 65 और 15। 65 और 15, ठीक है। यस सर। टाइम अप हो गया। ये मुजफ्फरपुर में हो क्या रहा है, एक मिनट जरा मुझे मुजफ्फरपुर में माइक से बड़ा बोलेंगे, मुजफ्फरपुर में क्या हो रहा है यहाँ, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है सर, एक बार बताएं मुझे, कोऑर्डिनेटर जो भी हैं बोले बोले जल्दी। सर 65 और 15 मीटर। एक मिनट, मुजफ्फरपुर पाठशाला 3, एक मिनट मैं आंसर ले रहा हूँ बेटा, पहले मुजफ्फरपुर से बोलेंगे माइक लेके एक बार, क्या हो रहा है यहाँ। लाइट चला गया था 2 मिनट के लिए। लाइट गया था, जी सर। ओके ठीक है, ओके। सो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे क्या हुआ, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, यहां से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं जो इसने दिए क्वेश्चन में, दिया है ना, 2 particles are projected from ground with velocity 40 मीटर पर सेकंड एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे सम ऑफ हाइट बताओ मुझे कितना होता है, जल्दी से बताओ, सम ऑफ हाइट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे कितना होता है, u स्क्वायर बाय 2g, और u स्क्वायर कितना हो जाएगा, किस स्पीड से फेंका है, 40 से फेंका है, तो 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी का मतलब है यहाँ 10, तो कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से कितना आ जाएगा, u स्क्वायर बाय 2g, ये इससे कटा और ये चला जाएगा 20 से, ये कितना आ जाएगा 80, बताओ 80 आ रहा है,
H1 प्लस H2 कितना आ रहा है 80 मीटर। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, डिफरेंस इन मैक्सिमम हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट का डिफरेंस जिसको हम बोल सकते हैं H1 माइनस H2, ये हमें कितना दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द हाइट इज 50 मीटर, ये हमें दे रखा है 50 मीटर। क्या अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, H1 प्लस H2 हम लोगों को दिया हुआ है 80 और H1 माइनस H2 डायरेक्टली दिया हुआ है 50, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, H1 कितना हो जाएगा 2H1, H2 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 130, तो यहां से H1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 मीटर, कितनी आ जाएगी 65 मीटर। अरे 2 से डिवाइड कर दोगे 65 मीटर, और फिर आप H2 निकाल लो यहां से, क्योंकि हमें पता है H1 प्लस H2 हमारे पास कितना है, H1 प्लस H2 हमारे पास था 80, तो अगर हमारा H1 आ रहा है 65 तो H2 आ जाएगा हमारा 15, तो यहां से H2 की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है ना। तो 15 मीटर और 65 मीटर, आप इनको जोड़ोगे तो 80 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 50 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। पर ये सवाल जल्दी तभी होगा अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो ये सवाल लंबा हो जाएगा। अगर ये सवाल जल्दी सॉल्व करना है तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जो भी मैंने पीछे समझाया। ठीक है, नोटेड। सर एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा सम ऑफ हाइट का फॉर्मूला हमने देखा था ना, u स्क्वायर बाई 2g था ना, तो u हमें दिया है और g पता है हमें, तो यहां से इनका सम आ गया 80, H1 प्लस H2 80 आ गया, और क्वेश्चन में दिया है डिफरेंस इन हाइट इज 50 मीटर, यानी H1 माइनस H2, डिफरेंस इन हाइट क्या हो जाएगा H1 माइनस H2, ये हमें दिया 50, तो H1 प्लस H2 हमें पता है 80 और H1 माइनस H2 पता है 50, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो, H1 से H1 जोड़ा तो 2H1 आया, माइनस H2 प्लस H2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 50 को 80 से जोड़ दिया तो 130 आ गया, तो H1 आ गया 65। तो अगर H1 65 आ गया, क्योंकि H1 प्लस H2 80 था, तो H2 मेरा कितना आ जाएगा 65 प्लस H2 80, तो H2 की वैल्यू आ जाएगी 15, 80 में से 65 को माइनस करोगे तो ये 15 आ जाएगी। आगे बढ़ रहे हैं अब हम, ये नोट कर लिया सभी ने, आसान सवाल था, आसान में हो बहुत। सकता है हाँ जी, हाइट कभी नेगेटिव में हो सकता है अगर इसी नहीं, हाइट नेगेटिव आएगा ही नहीं, यहाँ से आप जब कैलकुलेट भी करोगे पॉजिटिव ही आएगा बेटा, नेगेटिव नहीं आएगा। सर ठीक इसमें है, पहले H2 भी निकाल सकते हैं ना, उसके बाद ही H1। जैसे मर्जी कर सकते हो बेटा, अगर आप इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते तो पहले H2 आ जाता, फिर आप निकालते तो H1 भी निकाल सकते। मतलब सर इस क्वेश्चन में नहीं, मतलब हाइट कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं है। नहीं बेटा, यहाँ हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, इसलिए हम उसकी हाइट पॉजिटिव मान रहे हैं, क्योंकि हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो नेगेटिव क्यों आएगा। हाइट नेगेटिव का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट आपके ग्राउंड लेवल से नीचे जा रहा है, कोई चीज आपके ग्राउंड से नीचे जाए तो उसकी हाइट नेगेटिव है, कोई चीज ग्राउंड से ऊपर जाए तो हम उसकी हाइट कैसे मान रहे हैं, बोलो पॉजिटिव। और यहाँ वो क्वेश्चन में कह रहा है हम किसी एंगल पे फेंक रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी हाइट नेगेटिव कैसे हो जाएगी, वो तो ऊपर ही जा रहा है ना, तो उसकी हाइट पॉजिटिव आएगी। करेंगे तब नेगेटिव होगा। हाँ, बट ये प्रोजेक्टाइल है ना, ड्रॉप थोड़ा ना कर रहे हैं हम, यस है ना, ये तो प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं ना, इसमें तो हम ऊपर ही फेंक रहे हैं ना किसी एंगल पे अभी, ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, ये नोट कर लिया ना सबने। यस सर। चलो, ये इसके आंसर है, मैंने पीछे लिखवा भी दिए थे। अगला क्वेश्चन सभी को ट्राई करना है, मैं टाइमर दे रहा हूं, ट्राई करना है, टाइमर मैं यहां आपको दे रहा हूं, फटाफट देखो, टाइमर से पहले कोई जवाब नहीं देगा। Two bodies are projected with same velocity. If one is projected at angle 30 degree, other at 60 degree with the horizontal, the ratio of maximum height. कोई अभी आंसर नहीं करेगा जब तक टाइमर बंद नहीं हो जाता। एक 30 डिग्री से एक 60 डिग्री से, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, सोचो, और फिर हाइट का रेशियो निकालो। पहले ये भी देख लेना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए। आप इसकी हाइट h1 मान के दूसरे वाले की हाइट h2 मान लेना, और फिर h1 बाई h2 बताना मुझे, h1 बाई h2 कितना है।
ऑप्शन टू ऑप्शन टू ऑप्शन टू 1:3 सर ऑप्शन ओके, टू काफी बच्चों का आया है ना, काफी बच्चों का आंसर आ गया। ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। चलो ये बताओ, h1/h2 का फॉर्मूला क्या होता था? tan थीटा या tan स्क्वायर थीटा? tan स्क्वायर थीटा, है ना। पर ये याद रखना, h1 मतलब ये एंगल, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं, ये एंगल है थीटा, इसी को हम θ1 ले रहे हैं, और यहां से जो हाइट आएगी वो h1 होगी। तो h1/h2 होता है tan स्क्वायर थीटा, यानी कि यहां हम h1/h2 को लिख सकते हैं tan स्क्वायर 30 डिग्री। 60 डिग्री क्यों नहीं लिख रहे? अगर मैं h2/h1 लिखता तो tan स्क्वायर 60 करता, क्योंकि θ1 मैं इस एंगल को मान रहा हूं। मैं θ1 किस एंगल को मान रहा हूं? 30 डिग्री वाले जो एंगल है इसको मैं θ1 मान रहा हूं, इसलिए यहां tan स्क्वायर 30 डिग्री आया। tan स्क्वायर 60 डिग्री कब आंसर होता? अगर मैं h2/h1 लिखता। तो आप वहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, अगर आप h2/h1 करते तो आंसर आता है tan स्क्वायर 60 डिग्री। पर मैंने आपसे क्या पूछा है? मैंने आपसे पूछा है h1/h2, पहले वाले एंगल का दूसरे वाले एंगल से रेशियो। तो यहां से tan स्क्वायर 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/√3 और इसका स्क्वायर यानी कि 1/3। तो हाइट का रेशियो आ जाएगा 1/3, यानी कि ये सेकंड ऑप्शन। और मैं खुश हुआ ये जान के कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका आंसर खुद कर लिया था, बट जिसने इसका 30 सेकंड से कम में आंसर किया बहुत अच्छी बात है। 45 सेकंड वालों का भी अच्छा है, 1 मिनट के अंदर करने वालों के लिए थोड़ा सा टाइम आपको कम करना है। ठीक है, बढ़ जाएं आगे। आसान था ये, बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, अगली ट्रिक है टाइम ऑफ फ्लाइट की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आप इसको पहले नोट करें, फिर हम डिराइव भी कर लेंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो प्रोडक्ट है वो होता है 2r/g, ठीक है ना। और टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो होता है वो होता है tan थीटा। ये पहले आप नोट कर लो, ये पहले आप नोट कर लो, फिर हम इसका डिराइव करेंगे कि ये कैसे आया। इसका डेरिवेशन भी देख लेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर उससे पहले आपको नोट करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मल्टीप्लीकेशन 2r/g और टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो tan थीटा। इसको पहले नोट कर लो, सब जल्दी से इसको नोट करो। आई थिंक ये नोट कर लिया टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो। ये आर क्या है? यहाँ पे आर हमारी रेंज है, आर इज द रेंज। आर को हम क्या बोल रहे हैं? रेंज। रेंज आप जानते हो रेंज क्या होती है, ठीक है ना। जरा इससे पहले सेकंड वाले को हम डिस्कस करें, उससे पहले हमें रेंज के बारे में भी डिस्कस करना है। रेंज का पहले बताओ फॉर्मूला होता क्या है, जरा फटाफट मुझे बताओ कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। यू स्क्वायर साइन sin 2 2 theta थीटा बाय जी। स्क्वायर नहीं है यहाँ, बस साइन 2 थीटा बाय जी है बेटा, है ना। साइन स्क्वायर 2 थीटा नहीं है, सिर्फ साइन 2 थीटा बाय जी है, याद रखना। ये रेंज का फॉर्मूला है, ठीक है ना। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज, ठीक है। ओके, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को थीटा की जगह, ये कब रेंज है? जब हम किस एंगल पे फेंक रहे हैं? थीटा एंगल पे फेंकते हैं, तो ये रेंज का फॉर्मूला आता है, यही तो होता है ना। अगर मैं किसी को 90 - थीटा एंगल से फेंकूं तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सोचो, आप थीटा की जगह क्या डाल दोगे? बोलो, थीटा की जगह क्या डाल दोगे? 90 - थीटा। अगर मैंने थीटा एंगल से फेंका था तो रेंज ये आई थी। अगर मैं रेंज की बात करूं, नई रेंज की बात करूं, r', अब मैं किस एंगल से फेंक रहा हूं? 90 - थीटा। तो आप कहोगे सर सेम फॉर्मूला है, बस आपने जहां पे थीटा लिखा था उसकी जगह क्या कर दिया जाए? 90 - थीटा कर सकते हैं, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? जी। और अब मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन, और 90 में 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 180, माइनस थीटा में करूंगा तो 2 थीटा, है ना। इस 2 को बस मल्टीप्लाई किया अंदर, 180 - 2 थीटा और डिवाइडेड बाय जी। और आपको पता है 180 - थीटा, साइन में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ASTC रूल मैंने आपको पढ़ाया था। तो 180 - 2 थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। दिस एंगल लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में S यानी कि साइन पॉजिटिव होता है। इसी को हम लिख सकते हैं, साइन 180 - 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, यानी कि ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पढ़ाया था, डिवाइडेड बाय जी। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो रेंज आपकी थीटा एंगल पे आई थी वही रेंज आपकी किस पे आई है? बोलो, 90 - थीटा पे। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज अलग आती ही नहीं है, रेंज सेम आती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे अगर आप रेंज का रेशियो लोगे, आप एक रेंज को R1 बोल दो,
जैसे मान लो आप इसको R1 कह देते हो और इसको R2 कह देते हो, तो R1/R2 आपका 1:1 आएगा। एक्चुअली आपकी जो दोनों रेंज है वो कैसी आएंगी, सेम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज कैसी होती है, सेम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन या फिर बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे आपकी रेंज कैसी आएगी, सेम आएगी। लिख लो, मतलब मैं 30 डिग्री पे फेंकूं या 60 डिग्री पे, ऑब्जेक्ट की रेंज सेम होगी। 30 डिग्री पे 60 डिग्री पे ऑब्जेक्ट की रेंज सेम होगी। 10 डिग्री पे फेंकूं या फिर 80 डिग्री पे, सेम रेंज होगी। 20 पे फेंकूं या 70 डिग्री पे, सेम होगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज सेम होगी। ठीक है, चाहो तो इस चीज को साइड में लिख भी देना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज सेम होती है। लिख लो साइड में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज सेम होती है। ठीक है ना। तो किसी ऑब्जेक्ट को आप मान लो, आपको बोल दिया जाए एक ऑब्जेक्ट को हमने 25 डिग्री पे फेंका है और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को हमने 65 डिग्री पे फेंका है, इन दोनों को जोड़ो कितना आया, 90। यानी कि जो रेंज यहां आएगी वही रेंज यहां पे आएगी, दोनों रेंज कैसी हो जाएंगी, बराबर। हर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज सेम है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब याद है ना, जिनका सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। थोड़ा जल्दी नोट करना इसको, ताकि हम दोबारा से टाइम ऑफ फ्लाइट वाला डिस्कस कर सके। वो मैंने भी कहा था, आप याद कर लो, उसको भी डिराइव कर लेते हैं। साइन 180 माइनस थीटा या साइन 180 माइनस 2 थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा को साइन 2 थीटा क्यों लिख रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में है। और जब 180 लगा होता है तो हमने पढ़ा था नो चेंज, याद है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से समझाया था ये। 90 होता है तो चेंज, 180 होता है तो नो चेंज, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। अब अगर आप ध्यान से देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, आप टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट कर लो। पहले आप किस एंगल पे फेंक रहे हो, अगर आप मान लो किस एंगल पे फेंक रहे हो, θ1 पे, यानी कि थीटा पे, तो आपको पता है T1 कितना आ जाएगा आपका, 2u sin थीटा, है ना, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। और अगर आप इसको किस एंगल पे फेंक रहे हो, बोलो, अगर आप इसको फेंक रहे हो 90 माइनस थीटा पे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, 2u, थीटा की जगह क्या कर दो, 90 माइनस थीटा, है ना, तो 2u साइन थीटा की जगह कितना कर दिया हमने, 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि ये बन गया 2u कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो अगर आप T1 को T2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, करके देखो, T1 को T2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी का स्क्वायर, मैं जी इंटू जी लिख देता हूं। ठीक है, नीचे जी का स्क्वायर आएगा, मैं जी इंटू जी लिख रहा हूं। तो आप देख सकते हो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। अगर मैं सिर्फ इतनी टर्म को अलग से देखूं, इसको देखो, ये और ये क्या रेंज का फॉर्मूला नहीं बन गया, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स r बाय जी। ये डिराइव कर दिया मैंने, ये रिजल्ट को मैंने डिराइव कर दिया आप लोगों के लिए। डेरिवेशन से ज्यादा ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप रेशियो लोगे तो उसमें कुछ है ही नहीं। T1 बाई T2 लोगे तो देख के ही पता चल रहा है, यहां से इसका रेशियो लो इससे, तो यहां से देख के पता चल रहा है ये बन जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, u बाई जी तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, tan थीटा। तो T1 बाई T2 tan थीटा आया है। H1 बाई H2 tan स्क्वायर थीटा आया था, याद होगा, H1 बाई H2 tan स्क्वायर थीटा आया था, बट T1 बाई T2 tan थीटा आया है। और T1 इंटू T2 2r बाई जी आया है। R इज द रेंज, और रेंज सेम होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, रेंज सेम होती है, इसलिए मैंने यहां R1 R2 कुछ नहीं लिखा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज सेम होती है।
लास्ट 10 सेकंड्स जल्दी नोट करेंगे, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आंसर। ठीक है, एक बार मैं तीनों चीजें एक साथ एक स्लाइड पे लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को लेके, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे क्या क्या होता है, ताकि हमें एक ही तरीके से एक ही जगह मिल जाए, हमें अलग अलग ना लिखना पड़े, आपको तीनों चीजें एक ही साथ याद आ जाए। ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे क्या होता है, अगर हम बात करें हाइट का रेशियो, है ना, तो h1/h2, यहां हम हाइट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम हाइट के रेशियो की बात करेंगे। सो हमने देखा था h1/h2, ये जो आया था ये आया था 10 स्क्वायर थीटा। h1/h2 आया था 10 स्क्वायर थीटा, रेशियो ऑफ हाइट, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें रेंज की, तो दोनों केस में जो मेरी रेंज है वो सेम आई थी। तो रेंज की अगर मैं बात करूं, R1 बराबर हो जाएगा मेरा R2 के, सेम रेंज आई थी। और टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करें, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो है, ठीक है ना, अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो है T1/T2, ये हमारा आ गया था tan थीटा। यहां स्क्वायर नहीं आया, यहां सिर्फ क्या आ गया हमारा tan थीटा। ये बोर्ड में मैजिक हो रहा है, अपना आप ही मिट जाता है लिखते लिखते। ये आ गया हमारा tan थीटा। और हमने हाइट में एक चीज और देखी थी, जब हमने यहाँ h1+h2 किया था, तो आपको याद होगा ये आ गया था u²/2g। ये मेरा h1/h2 आ गया था u²/2g, h1+h2 u²/2g। और यहां से मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट T1 इंटू T2, ये आपका कितना आया था 2r/g। तो ये मैंने अभी तक आपको बताया है, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये याद होंगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब जिनका सम 90 डिग्री हो, ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए लिखो मत बैठ के बेटा, ये तो आपको मिल जाएगा। अब इसके लिए मैं टाइम नहीं दे रहा, ये तो आपको बस एक बार रिकैप दे रहा हूं। ये रिकैप है जो भी अभी मैंने बताया है, इसके लिए मैं टाइम नहीं दूंगा नोट करने का, आप इसको बाद में नोट करना समझाने के लिए कि क्या क्या पढ़ाया है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है आपके सामने, जरा देखो और मुझे बताओ। मैं टाइमर दे रहा हूं, टाइमर से पहले कोई जवाब मत देना। टाइमर ऑन कर देता हूं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे केयरफुली और फिर आंसर करेंगे। आसान है, टाइम ऑफ फ्लाइट वाले क्वेश्चन से कर लो, बहुत आसान है। A particle is projected from ground at an angle of 30 degree. Its time of flight is 5 seconds. Another particle is projected with the same speed at an angle 60 degree. Find the time of flight of other particle. (5√3) आ रहा है सर। 5√3 5√3 आ रहा है। 5√3 ओके, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला आपको पता है क्या, ये 30 डिग्री और 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 30 डिग्री पे टाइम ऑफ फ्लाइट T1 मान लो और 60 डिग्री पे टाइम ऑफ फ्लाइट मान लो T2। आपको T1 का पता है, आपको इस एंगल पे आपको पता है यहाँ जो टाइम है T1 वो है 5 सेकेंड, और आपको T2 कैलकुलेट करना है, राइट। तो आपको पता है यहाँ से फॉर्मूला लग जाएगा T1/T2। तो हम ऊपर T1 लिख रहे हैं ना, तो T1 के सामने वाला एंगल कितना है 30 डिग्री। तो आप यहां से क्या लिखोगे, tan ऑफ 30 डिग्री। 60 डिग्री क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि अगर मैं T2/T1 करता तो 60 डिग्री लिखता, बट मैं T1/T2 कर रहा हूं तो 30 डिग्री आएगा। तो यहां से T1 हम जानते हैं 5, T2 हमें निकालना है, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, T2 को इधर ले जाओ, √3 को इधर ले जाओ, तो T2 आ जाएगा आपका 5√3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5√3 सेकेंड्स। आसान है, बहुत आसान है, और 1 मिनट का टाइम तो बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के लिए। आपको इसको 20 सेकंड्स में कर लेना चाहिए। आपको तो शॉर्ट ट्रिक आती है, आपको कौन सा पूरा सॉल्व करना था, आपको तो ये शॉर्ट ट्रिक मैंने सिखा दी। इस शॉर्ट ट्रिक से तो ये 15-20 सेकंड में हो जाएगा आंसर। ऐसे अगर 5-6 क्वेश्चंस आ गए एग्जाम में जो आपने 15-20 सेकंड में कर लिए, बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको, बाकी क्वेश्चंस में बहुत मदद मिलने वाली है। यही आपके लिए हीरे हैं बेटा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अगर आते हैं, मजे आ जाते हैं ऐसे शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चंस में।
टाइम बचता है। दूसरा बच्चा इसमें 1 मिनट लगाएगा, आप इसको 20 सेकंड्स में कर लोगे, 10 सेकंड्स में कर लोगे, जहां वो आप 6 क्वेश्चन कर सकते हो ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोगों को ट्राई करना है। मैं आप लोगों को टाइमर देता हूं। टाइमर से पहले प्लीज कोई रिप्लाई ना करे। प्लीज क्या करना ही नहीं चाहिए बेटा, टाइमर से पहले मत करना जब तक टाइमर खत्म ना हो जाए। सर हाँ जी, सर एक मतलब क्वेश्चन नहीं है मेरा, लेकिन सर एक चीज आपसे बस क्लियर करना था कि सर इससे पहले जो आपने जो क्वेश्चन दिया था T1/T2 इक्वल टू 10 थीटा वाला जो क्वेश्चन था, तो सर उसमें आपने T1/T2 करके क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन सर हम T2/T1 करके सॉल्व किए, कर- 10 इक्वल टू 1060। हाँ वहां से भी आंसर सेम ही आया होगा। हाँ आंसर तो सेम ही सेम ही आया है। आएगा, सेम ही आएगा, वहां से भी करोगे सेम आएगा। तो आंसर ऐसे भी आ सकता है। ऐसे भी आ सकता है, बस इतना याद रखना T2 रख रहे हो तो उसके सामने वाला एंगल रखना ऊपर, है ना। तो आपने बिल्कुल सही किया, 60 डिग्री लिखा तो ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, वेरी गुड। सर बन गया। रुक जाओ 9 सेकंड्स बचे हैं, इतना भी क्या हो गया। चलो बोलो। ऑप्शन सी। सी होगा सर, 90 सर क्वेश्चन में दिया है सर। डी। क्वेश्चन में दिया है सी सर। क्योंकि आपको पता है ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज कैसी होती है, सेम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज कैसी होती है, बोलो सेम। अगर आप देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री देखो ना, कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अरे 30 डिग्री पे फेंका तो रेंज 90 मीटर है, इट फॉल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर। उसने बोला ना ऑब्जेक्ट को फेंका तो वो कितने डिस्टेंस पे जाके गिरा, बोलो कितने डिस्टेंस पे गिरा, 90 मीटर पे। तो ये इसकी रेंज हो गई, तो इसको हम R1 मान लेते हैं। तो ये कितने एंगल पे फेंका था हमने, 30 डिग्री पे। अब अगर मैं मान लो मैं इसको फेंकता हूं 60 डिग्री पे, तो क्या होगा बोलो। अगर हम इसको 60 डिग्री पे फेंकेंगे तो भी रेंज सेम आएगी, 60 डिग्री पे फेंकेंगे तो भी रेंज कैसी आएगी, सेम। हाइट सेम नहीं आती, रेंज सेम आएगी। तो इसमें सॉल्व करने वाला कुछ था ही नहीं। ये क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाना चाहिए, कुछ सोचना ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल से फेंक रहे हो 30 डिग्री पे, फिर 60 डिग्री पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, रेंज सेम। 30 60 पे तो रेंज सेम होती है, ठीक है ना। मैं 10 और 80 डिग्री पे फेंकूं, दोनों पे रेंज सेम आएगी। जो रेंज मेरी 10 डिग्री पे आएगी वही रेंज मेरी 80 डिग्री पे आएगी। जो 20 डिग्री पे आएगी वही रेंज मेरी 70 डिग्री पे आएगी। जो 15 डिग्री पे आएगी वही रेंज मेरी 75 डिग्री पे आएगी। मतलब कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उठा लो बेटा, उन पे रेंज सेम आएगी, आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। अगला सवाल टाइमर में ऑन कर रहा हूं, तो आप लोग बड़े ध्यान से केयरफुली इसका आंसर करेंगे। बहुत आसान है, सोच के, जल्दबाजी में नहीं। to 1 सर डन। डन। चलो ये 30 सेकंड का टाइमर ही चलेगा। 30 सेकंड जब हो जाएंगे तो बता देना अपने आंसर, क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। सभी का इंतजार 30 पे। ऑप्शन सी 1:1 ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। कैसे, क्योंकि ये सर, दोनों सी एंगल होगा क्या सर, है, सी। ये दोनों एंगल ध्यान से देखो क्या है ये, बोलो, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कैसे पता चला ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? सर आपने तो बोला था थीटा और 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यहां तो ये कितना है, बोलो ये कितना है, 45 प्लस थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे ये है 45 डिग्री प्लस थीटा और ये है 45 डिग्री माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन क्या है, उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, बोलो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इन दोनों को जोड़ना जरा, क्या 90 डिग्री नहीं आ रहा? अरे हाँ, 45 प्लस 45 90, थीटा थीटा कट गया। इन दोनों का सम भी तो कितना आ रहा है, 90 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज क्या होता है, R1 और R2 बराबर होता है। रेंज का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, है ना। आसान है ना, ये तो बहुत आसान है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज का जो रेशियो है वो सेम ही रहेगा, 1:1 रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर भी मैंने गलती की है ना। कई बच्चे सोच रहे होंगे अरे यार इतना आसान था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दो, फोकस बढ़ाओ, साथ वाले को छोड़ दो, वो आपको कहीं नहीं ले जाने वाला, ठीक है ना। आसपास वालों से थोड़ा सा बच के रहना भैया, है ना। हाँ हाँ हाँ, दूर हो जाओ और दूर हो जाओ, नीचे ही बैठ जाओ।
ठीक है, चलो आगे बढ़े अब। ओके, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का क्या मतलब होता है? किस रास्ते पे आप चल रहे हो, है ना, जिस राह पे आप चल पड़ोगे उसी राह को हम ट्रेजेक्ट्री बोल दिया करेंगे, यानी कि कैसा आपका पाथ है, ठीक है ना। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सीधे सीधे चलता है तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये उसकी ट्रेजेक्ट्री है। जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसकी ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन है। कोई सर्कल में घूम रहा है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर हो गई। कोई स्क्वायर पार्क में घूम रहा है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी हो गई? स्क्वायर। कोई रेक्टेंगुलर पाथ में घूम रहा है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री रेक्टेंगुलर। तो प्रोजेक्टाइल के केस में ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? अगर हम ध्यान से देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं, यानी कि वो पूछ रहे हैं इसका पाथ किस शेप का है। अगर आप इसकी शेप देखोगे ध्यान से, ये कौन सी शेप है? ये सर्कुलर है, ये एलिप्स है, ये हाइपरबोला है, ये पैराबोला है, ये क्या है? हमें ये बताना है, ठीक है ना। मैं दोबारा से बता देता हूं। तो हमसे वो पूछ रहा है इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी है, और ट्रेजेक्ट्री के साथ साथ इसकी इक्वेशन लिखो, इसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन लिखो, ठीक है ना। तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब तो पता होना चाहिए ना। इट इज अ पाथ, है ना, इट इज अ पाथ ऑन विच ऑब्जेक्ट मूव्स, ऑब्जेक्ट ऑन विच ऑब्जेक्ट मूव्स। और मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, ये तो डेफिनेशन हो गई, जिस पाथ पे वो मूव कर रहा है ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई। बट इक्वेशन का मतलब ये है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई के बीच का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन, ये ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन कहलाती है। करना क्या है सर, ये ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन निकालनी कैसी है, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है, मैं इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं 0,0। ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है, मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स चूज कर लिए 0,0, इसको ओरिजिन मान लिया, ठीक है ना। सो जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा, यहां जा रहा है, फिर यहां जा रहा है, फिर यहां जा रहा है, मान लो यहां कहीं लोकेटेड है, मान लो पार्टिकल यहां लोकेटेड है, तो ये जो एक्स डायरेक्शन में चला इसको मैंने बोल दिया एक्स, और जितनी हाइट इसने यहां तक कवर की, अभी तक कवर की है, इसको मैंने बोल दिया वाई। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन कितनी हाइट पे है इस टाइम पर और कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या कहलाता है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या कहलाता है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ओके, एंड दिस इज अ लास्ट एंड क्लियर वार्निंग फ्रॉम माय साइड। अगर मुझे कोई बच्चा बात करता हुआ दिख गया, मैं सीधा क्लास से बाहर निकाल दूंगा, एप्लीकेशन लिखवाते रह जाओगे, परमिशन नहीं दूंगा। दिस इज रियली सीरियस। मुजफ्फरपुर से देख रहा हूं मैं, तब से कॉन्स्टेंटली फर्स्ट सीट पे बैठ के बातें कर रहे हो, मजाक चल रहा है यहां। मजाक में मैं बात करता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि गुस्सा नहीं है, किसी की वजह से किसी का लॉस नहीं होने दूंगा मैं। यहां पढ़ने आए हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे कुछ। मजाक के टाइम पे मजाक, मैं पूरा टाइम देता हूं, मैं खुद मस्ती करता हूं बीच में आपके साथ, बट जब मैं कुछ सीरियस पढ़ा रहा हूं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? साथ वाले की बातें 10 बार बोल चुका हूं, साथ पे ध्यान नहीं देना है। पहले दिन से बोल रहा हूं, नजर मेरी यहां स्क्रीन पे एक एक बच्चे पे रहती है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, सीधी सी बात है, किसी रास्ते पे आप चल रहे हो तो आपको कोऑर्डिनेट्स को समझाना है, मैथ्स को यूज करना है। मैथ्स क्या कहती है? किसी की भी पोजीशन डिफाइन करती है, आपको बताती है कितने वक्त पे आप कहां होगे, है ना। यही तो मैथ्स है। यहां ट्रेजेक्ट्री का मतलब है हम बता सकें यार इतने वक्त पे मेरी हाइट ये होगी, मेरी एक्स लोकेशन इतनी होगी, मैं एक्स डायरेक्शन में इतना चल दूंगा, वाई डायरेक्शन में इतना चल लूंगा, वो मेरी ट्रेजेक्ट्री है, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन। तो हमने बोला प्रोजेक्टाइल में अगर एक पार्टिकल को आपने फेंका, मान लो यहां किसी थीटा एंगल पे फेंका, तो धीरे 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 वो हाइट कवर कर रहा है। तो मान लो इसने कितनी हाइट कवर कर ली, किसी टाइम पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो आपको यहां नजर आया। मैं आपसे पूछूं इसकी हाइट कितनी है, तो आप बोलोगे सर इसका वाई कोऑर्डिनेट देख लो। मैंने बोला इसकी एक्स लोकेशन कितनी है, तो आपने कहा सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिख लो। तो एक्स और वाई के बीच का रिलेशन ट्रेजेक्ट्री कहलाती है। निकालेंगे कैसे? मुद्दा है कि इसको निकालेंगे कैसे, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। मुद्दा है कि इसको निकालेंगे कैसे। अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पे, मुझे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में, सोच के बताओ, एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में, सोच के बताओ। एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। कितना एक्सेलरेशन है बोलो बच्चों? -g, है ना, माइनस वाई डायरेक्शन में ना एक्सेलरेशन, और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है?
0 0। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है बोलो? 0 है ना? 0 अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूं मैं टी टाइम में यहां पहुंच गया हूं बेटा, यहां टी टाइम में पहुंच गया हूं, तो मुझे बता सकते हो ये एक्स डिस्टेंस कितना होगा? कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो ना आप, एक्स डायरेक्शन में किससे चल रहे हो बोलो? कांस्टेंट स्पीड से। कितनी स्पीड थी आपकी एक्स डायरेक्शन में, याद है आपको? u cos थीटा। कितनी स्पीड थी बोलो? u cos थीटा। यार ये सिंपल सा, आप भूल जाओ ये ऊपर जा रहा है, सिर्फ इतना याद रखो आपको। आप ये सोचो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है, कितना डिस्टेंस चल रहा है? x। कितने टाइम में? t टाइम में। तो ये डिस्टेंस को हम लिख नहीं सकते क्या? मैं x को ये नहीं लिख सकता जो भी मेरी कांस्टेंट स्पीड है मल्टीप्लाई बाय जितने टाइम में मैं पहुंच गया। अरे cos डिस्टेंस थीटा। को स्पीड इनटू टाइम, है ना? तो x को क्या लिख सकते हैं? यस, x को लिख सकते हैं हम u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय t। लिख सकते हैं ना? x को क्या लिख सकते हैं? u cos थीटा इंटू t। कैसे लिखा है सर? छोड़ दो, भूल जाओ प्रोजेक्टाइल है, मैं आपसे सिंपल सा ही तो सवाल पूछ रहा हूं यार। आप ना यहाँ कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो और टी टाइम में यहां पहुंच गए हो, सिर्फ आप एक्स कोऑर्डिनेट्स को देखो। हाँ सर, तो टी टाइम में यहां पहुंच गए हैं, तो हमें पता है स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या होता है? सिंपली होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि जब आप कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम कर सकता हूं, वही किया। एक्स निकालने के लिए यू एक्स को टी से मल्टीप्लाई किया, तो यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है ना? यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टी। अब मैं वाई डायरेक्शन में बोलूं, क्या वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है? बताओ, है ना? वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना? कितना एक्सेलरेशन है? -g। तो वाई डायरेक्शन में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा? u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज करनी पड़ी? एक्स डायरेक्शन में क्यों नहीं करनी पड़ी? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं था सर। वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है ना, तो यहां डिस्प्लेसमेंट किससे निकलेगा? इस इक्वेशन से निकलेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वाई डायरेक्शन में आपका? y। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? y। और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है बोलो? इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है? u साइन थीटा। कितनी है बोलो बच्चों? ये है हमारी u साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह लिख सकते हैं -g इंटू टी स्क्वायर। ठीक है ना? ये लिख सकते हैं। अब हमने क्या बोला था? हमें x और y के बीच में रिलेशन निकालना है, तो सबसे अच्छा तरीका है आप यहां से टाइम को एलिमिनेट कर दो, टाइम को हटा दो। टाइम की जगह आप लिख सकते हो x बाय, देखो टाइम की जगह क्या लिख सकते हो यहां से? x डिवाइडेड बाय u cos थीटा। टाइम की जगह क्या लिख सकते हो? x डिवाइडेड बाय u cos थीटा, और यहां डाल दो। तो यहां से y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? u साइन थीटा। और t की जगह बोलो कितना लिखना है? देखो t की जगह क्या लिखना है? x डिवाइडेड बाय u cos थीटा। इस इक्वेशन से लिख सकते हो ना? तो आप लिखोगे x डिवाइडेड बाय u cos थीटा। अब देख के बताओ कुछ कट रहा है यहां से? हाँ सर, u से u कट जाएगा। ठीक है, प्लस, प्लस की जगह मैं यहां माइनस लिख दूं क्योंकि माइनस साइन भी है यहां पे, तो मैं लिख देता हूं माइनस हाफ g, और t की जगह t स्क्वायर है, यहां t स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन शॉर्ट अगर आप ध्यान से देखोगे, x को मैं एज इट इज लिख देता हूं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस Tan थीटा theta। क्या होता है? टेन थीटा। वेरी tan गुड। theta। माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिखे रहने दो, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आप इसको ऐसे लिखे रहने दो। ये मेरी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है। सर इसका काम क्या है? बड़े ध्यान से देखना, काम की चीज क्या है? काम की चीज ये है, इस इक्वेशन में सोचो, मैं आपको अगर एंगल दे दूं, मान लो मैंने आपको दे दिया एंगल 30 डिग्री है, और मैं आपसे बोलूं जब मैं 2 मीटर आगे चला जाऊंगा तो बताओ मेरी हाइट कितनी होगी? तो अगर आपको एंगल पता है, आपको इनिशियल स्पीड पता है, तो आप x की वैल्यू डालोगे, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि अगर आपको कोई x कोऑर्डिनेट दे तो आप उसका y कोऑर्डिनेट बता सकते हो इसकी हेल्प से। किसी को x कोऑर्डिनेट पता हो तो y कोऑर्डिनेट बता सकता है, किसी को y कोऑर्डिनेट पता हो तो x कोऑर्डिनेट पता चल सकता है। ये मैजिक है ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन का। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन में x y का रिलेशन आता है, एक चीज पता है तो दूसरी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इसको नोट डाउन कर लो, इस पे अभी मैं चर्चा भी करूंगा, प्लीज इसको नोट डाउन करो। ठीक है?
नोट हो गया ये सभी का? नो सर। करो 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 करो, कर लो कर लो कर लो। ओके डन, ठीक है। एक बार देखते हैं क्या ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन आई हमारी। हमने देखा अगर हम एक ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं इस तरीके से तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच का रिलेशन है ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। किसी पॉइंट पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम मान सकते हैं एक्स, वाई कोऑर्डिनेट मान सकते हैं वाई। इन दोनों को रिलेट करने वाली इक्वेशन है वाई इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा। डेरिवेशन आपके स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, मुझे तो चाहिए इसका फाइनल रिजल्ट, यानी कि एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप ध्यान से देखो, आपको याद है y अगर एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता था तो कैसा ग्राफ बनता था, याद करो। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता था तो कैसा ग्राफ बनता था, स्ट्रेट लाइन या पैराबोला? सोचो 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 सोचो, कैसा ग्राफ बनता था, बोलो। पैराबोला बनता था ना, है ना। याद है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया था हम लोगों ने, भूल गए क्या इतनी जल्दी? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया था, पैराबोला बनता था। याद है मैंने बोला था अगर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो स्माइल पैराबोला, याद आ रहा है? तो कैसा पैराबोला होता था, स्माइल। और अगर y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर है तो सैड पैराबोला बनता था आपका। याद आ रहा है? कुछ कुछ पढ़ाया था पैराबोला में। तो यहां से आपको देखो, यहां आपका एक्स स्क्वायर है, कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में जरूर है बट ये नेगेटिव साइन के साथ है, तो कैसा पैराबोला बनना चाहिए, सैड या स्माइल? कैसा पैराबोला बनना चाहिए, सैड, है ना। तो देखा सैड पैराबोला बना है, यानी कि अच्छा ये ट्रेजेक्ट्री सैड पैराबोला वाली है, क्योंकि यहां से y एक्स स्क्वायर पे डिपेंड तो कर रहा है पर माइनस एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये कैसा पैराबोला बन रहा है, सैड पैराबोला। अब एग्जाम में सैड पैराबोला मत लिखाना, वो तो समझाने के लिए, आप पैराबोला ही लिख के आना बस कि पैराबोला बन रहा है, ठीक है ना। वो तो हमने अपने याद करने के लिए लिखा है, स्माइल पैराबोला, सैड पैराबोला, ये तो हम याद करने के लिए बोलते हैं। वैसे आप इसका सिर्फ ट्रेजेक्ट्री पूछे, कोई पूछे कैसी ट्रेजेक्ट्री है तो क्या बोलोगे, कैसी ट्रेजेक्ट्री? आपसे बोले इसका पाथ कैसा है, इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, तो आप क्या बोलोगे, पैराबोला है सर। प्रोजेक्टाइल कैसा पाथ फॉलो करता है, पैराबोलिक पाथ। कैसा पाथ फॉलो करता है, पैराबोलिक। सर्कुलर नहीं है ये, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, कैसा पाथ है, पैराबोला। ठीक है, जल्दी से फटाफट लिख लो, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। जो भी लिखना चाहते हो लिख लो जल्दी से, चुस्ती दिखाएंगे, थोड़ा सा फुर्ती से करेंगे। ओके, यहां अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, बड़े ध्यान से देखो। मैं टाइमर देता हूं सबको, मैं आप लोगों को टाइमर देता हूं, आप सोचो समझो और मुझे बताना, बट टाइमर के बाद। मैंने टाइम दे दिया आपको, अच्छा खासा टाइम दे दिया, चलो। पर वही बात है, मैं टाइमर दे रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है सो जाओ, चलो 1.5 मिनट मिल गए सोने के लिए, ठीक है। तब तक तो सर नहीं बोलेंगे, शुक्र है नींद आ जाएगी। सोने तो नहीं देंगे, यहां से नजर जारी है मेरी सब पर, कौन कौन देख रहा है क्वेश्चन, कौन कौन ट्राई कर रहा है एटलीस्ट। कहना भी नहीं पड़े, मुझे तो ऐसा कहना ही नहीं चाहिए कि पढ़ लो या फिर ट्राई कर लो। यार तुम लोग तो बड़े हो, 11th में आ गए हो, इतनी तो आपको खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ये मेरी कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, सॉल्व मुझे करना ही है, और कोई चारा ही नहीं है। कैसे करेंगे? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी? यस सर। ओके, एक बच्चे का ऑप्शन सी आ गया।
और कोई बच्चा? ओके, सर ऑप्शन सी। क्या तरीका है करने का वैसे, कैसे करना चाहिए जिसका भी आंसर आया, कैसे करना चाहिए इसे बताओ, जिसने भी किया हो। हाँ बताओ, सी ऑप्शन से बात नहीं बनेगी, बताओ कैसे किया। बोलो बोलो। सर ऐसे ही रॉप में गया पीछे। ऐसी रफ में तो नहीं किया बेटे, बताया तो कुछ तो किया होगा, मेथड तो होगा। अच्छा ओके, चलो देखो एक तरीका तो क्या है, लंबा मेथड क्या है, पहले मैं आपको बताता हूँ लंबा मेथड क्या है, और मैं आपको कहूंगा उससे सॉल्व नहीं करना है, समझा रहा हूं मैं आपको। ये क्या ट्रेजेक्टरी इक्वेशन नहीं है, पहले ये सोच के बताओ क्या है ये, क्या ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है? देख रहे हो, प्रोजेक्टाइल मोशन इक्वेशन ऑफ पाथ ही तो दी है। और ट्रेजेक्टरी इक्वेशन जनरल क्या होती है, जल्दी से बोलो, जनरल ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होती है? एक्स टेन थीटा माइनस क्या होता है बेटा, याद करो, हाफ जी, हाँ, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही होती है ना ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। ठीक है, क्या आप कंपेयर कर सकते हो दोनों इक्वेशन को? अगर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो ये टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा कंपेयर करने से? 12 के। देखो x से तो x कंपेयर हो गया, टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कंपेयर करो, किसके इक्वल आ जाएगा टेन थीटा? 12 के। ठीक है ना, और कंपेयर करो तो 3/4 किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर से कंपेयर कर लिया, 3/4 किसके इक्वल होगा? ये होगा हाफ जी डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की। बताओ, ये तो कंपैरिजन हो गया ना, मैंने सिर्फ कंपेयर करके किया, मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं ट्रेजेक्टरी इक्वेशन से, देख सकते हो कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं मैं अभी तक तो। ठीक है ना, फिर आप क्या कर सकते हो, यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप u cos थीटा वगैरह की वैल्यू निकाल सकते हो, आप चाहो तो यहां से u cos थीटा की वैल्यू निकाल लो। ठीक है ना, यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, u cos थीटा की, या फिर यहां से u निकाल सकते हो। कैसे? अगर आपको tan थीटा पता है, अगर मैं आपको tan थीटा दे दूं तो cos थीटा भी तो मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ थीटा एंगल ले लूं, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, मैं इसको परपेंडिकुलर को ले लेता हूँ 12 और बेस को ले लेता हूँ 1, तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर उससे आप cos थीटा ट्राइंगल से निकाल सकते हो, और फिर आप यहां से u निकाल सकते हो इस इक्वेशन से, और फिर आप क्या कर सकते हो, रेंज के फॉर्मूले से रेंज निकाल सकते हो। पर ये बहुत लंबा मेथड है, अगर आप ऐसे कर रहे हो कैसे निकाला आपने? तो ये क्या कैसे निकाला बेटा? हाइपोटेनस, हाइपोटेन्यूज, सॉरी प्लस करना है, यहाँ माइनस लिखा है इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो, प्लस हो जाएगा ना, 12 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां से cos थीटा आपका निकल आएगा, क्योंकि ये 12 हो गया, ये 1 हो गया, मैंने यहाँ tan थीटा दे रखा है ना 12, तो tan थीटा हो गया 12/1, परपेंडिकुलर मान लो 12 और बेस मान लो 1, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, अब आप यहाँ से cos थीटा निकाल सकते हो ना इस ट्राइंगल से, और यहाँ cos थीटा की वैल्यू डाल दोगे तो यहाँ से u भी आ जाएगा, फिर आप रेंज निकाल लो। पर ये लंबा मेथड है ना, इस मेथड में तो सर बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत सारी कैलकुलेशन है। क्या सर कोई आसान मेथड है जिससे 10 सेकंड में आंसर आ जाए इसका? आसान मेथड जिससे 10 सेकंड में आ जाए, सोचो इतना लंबा मेथड है, अगर मैं इसको करने लगूंगा तो मुझे 1-1.5 मिनट तो लगेगा, 1.5 से 2 मिनट लग सकते हैं कैलकुलेशन में। आसान मेथड ये है, जरा ध्यान दो, यहाँ ये प्रोजेक्टाइल पाथ पे ध्यान दो, अगर आप ध्यान दोगे तभी ये चीज समझ में आएगी, नहीं दोगे तो कोई फायदा ही नहीं है। सोचो आप यहां से गए और यहां पहुंच गए, ठीक है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या 0,0 है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकता हूं 0,0, ओरिजिन है ना, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है, बस सोच के बता दो, यहाँ x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है इनिशियल पॉइंट पे, बताओ। x कितना है मेरा 0 और y कितना है मेरा 0, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा ये पार्टिकल आगे गया 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 गया, इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है जब ये गिर गया, दोबारा से बताओ। 0। y की वैल्यू देख के ही पता चल रही है 0 है, और x की वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था r, रेंज x 0 थोड़ा ना हुआ, यहां से यहां पहुंच तो गए, x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ r, मतलब x रेंज के बराबर हो गया और y किसके बराबर हो गया 0 के। देख रहे हो ध्यान से, देखो लॉजिक क्लियर है ना बेटा, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को ही तो रेंज बोलते हैं। अगर ये 0,0 है, ये डिस्टेंस r है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे r,0 होंगे या नहीं होंगे, सोचो पक्का। यानी कि जहां मेरा y 0 होता है वहां x की वैल्यू r आती है, मतलब इस इक्वेशन में ये जो आपको क्वेश्चन दिया है ना, इसमें बस आपको क्या करना था, आसान तरीका क्या है, आप y को डाल दो 0, तो कितना आ गया 12x माइनस 3/4x², आया ना। तो यहां से आप देख सकते हो, अगर आप यहां से क्या करो x को कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 12 माइनस 3/4x, कर सकते हो। इसके दो आंसर आएंगे, देखो एक तो x 0 आ गया हमें पता है,
जब y 0 होता है तो x 0 होता है, हम जानते हैं, हमें ये तो चाहिए नहीं, x 0 हो जाएगा जब y 0 होगा, एक आंसर तो ये आ जाएगा, आप इस x को 0 डाल सकते हो। दूसरा, इस वाले को 0 डालो, यानी कि 12 माइनस 3/4x को आप डाल दो 0, तो यहां से 3/4x कितना आ जाएगा 12, और अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 48/3 यानी कि 16, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 16। तो शॉर्ट तरीका 10 सेकंड में अगर आप करना चाहते हो तो इसको 0 डाल दो, बस सिर्फ 0 डालो और करके देखो, खुद करके देखो, 10 से 15 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा, खुद करके देखो, इसको 0 डाल दो यहाँ। फिर आप ऐसे मत सोल्व करो, आप तो डायरेक्टली 12x को इधर ले जाना, x से x कैंसिल कर देना, मुझे पता है आप ये वाली वैल्यू तो निकालोगे ही नहीं, आप x से x कैंसिल करके निकालते हो, है ना, आप ऐसे कॉमन लेके तो करते ही नहीं, आप क्या कर दोगे 3/4x को इधर ले जाओगे, एक x से x कैंसिल कर दोगे तो x की वैल्यू अपने आप ही 16 आ जाएगी। तो यानी कि अच्छा ये क्वेश्चन कभी आ जाए, याद रखो, आप साइड में लिख लो, कभी किसी सवाल में इक्वेशन आ जाए, अगर आपको ट्रेजेक्टरी इक्वेशन दे दे, किसी सवाल में आपको ट्रेजेक्टरी इक्वेशन दे दे और आपसे रेंज पूछ ले, तो आप क्या करोगे, आप y को 0 डाल दोगे, आप इक्वेशन को 0 डाल दोगे, x की वैल्यू अपने आप ही 16 आ जाएगी, या जो भी आएगी वही हमारी रेंज होगी। ठीक है, यस बेटा। सर एक्चुअली हम लोग का नेट चला गया था। हाँ, तो आपने क्वेश्चन देखा था पहले ये बेटा? नो सर, हमने सिर्फ फॉर्मूला देखा था, मोर देन 10 मिनट से नेट नहीं था। कहां तक देखा था? सर आप बैक करिए, ये देखा था? मोर देन 10 मिनट से चला गया था, ये भी नहीं, इसके भी पहले। कौन सा वाला बेटा? यस सर, हम लोग ने ये देखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया था। उसके बाद जस्ट एक ये क्वेश्चन था जहां 30-60 डिग्री पे फेंका था, रेंज सेम आई थी दोनों की, ये सर हो गया था, है ना, और ये वाला ये भी हो गया था सर, हो गया था, हो गया था। फिर ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन हो गया था, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, है ना, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन हो गई। फिर तो बस ये क्वेश्चन ही दिया है मैंने, इस क्वेश्चन में बस आपको ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन दी है। सुनो, इस इक्वेशन में आपको ये ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन दे रखी है 12x माइनस 3/4x², और आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में रेंज क्या है। तो मैंने आपको ये बताया, रेंज निकालने के लिए आप ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन लिख दो और कंपेयर करो। देखो x tan थीटा माइनस हाफ gx² cos square थीटा, आप कंपेयर करो x को x से, तो 12 किसके इक्वल आ जाएगा, tan थीटा के आ जाएगा ना, और फिर हाफ g/u² cos square थीटा, हाफ g u² cos square थीटा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3/4 के। फिर यहां से आप tan थीटा जानते हो 12 है, आप यहां ट्राइंगल बनाओ, ये 12 ये 1, ये परपेंडिकुलर ये बेस, tan थीटा 12 था ना, इसको 12/1 भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप हाइपोटेन्यूज यहां से निकाल लो, और इस ट्राइंगल से आप cos थीटा इजीली निकाल सकते हो। cos थीटा क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। फिर आप रेंज के फॉर्मूले से रेंज निकाल सकते हो, बट मैंने कहा था ये मेथड करना मत, ये मेथड लंबा मेथड है। छोटा मेथड ये है कि अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हो तो आप स्टार्ट कहां से करते हो, ओरिजिन से 0,0, यानी यहाँ x भी 0 है और y भी 0। तो ये पार्टिकल जब आगे जाएगा जाएगा जाएगा, जब ये दोबारा से ग्राउंड को हिट करेगा तो आप कितना डिस्टेंस आगे पहुंच जाओगे, रेंज, यानी x की वैल्यू हो गई r, पर यहां पे y दोबारा से क्या हो जाएगा, 0, यानी कि y कब 0 होता है, जब x रेंज के बराबर होता है। तो मैंने कहा था इजी तरीका है, आप इस इक्वेशन में y को 0 डाल दो, तो जब y 0 होगा तो x की जो वैल्यू आएगी वो r के बराबर होगी। तो हमने इसलिए में इसको 0 डाला, तो x की जो वैल्यू आई है वो 16 आई है, यानी कि x इसके बराबर आ गया 16 के। ठीक है, मतलब शॉर्ट ट्रिक यही है, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन दी हो साइड में चाहे लिख लो, अगर आप सच में नीट का पेपर देने जा रहे हो और बहुत सीरियस हो तो आप इस चीज को साइड में लिख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर यार हमें ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कभी भी दे दे और रेंज पूछ ले तो हम क्वेश्चन को मुश्किल नहीं बनाएंगे, हम आसानी से करेंगे। और आसानी से कैसे करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, उस ट्रेजेक्टरी इक्वेशन को 0 डाल देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वही हमारी रेंज होगी। डिराइव करने के लिए या प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, जहां y 0 होता है वहां x रेंज के बराबर होता है। ठीक है, थोड़ा जल्दी इसको नोट कर लें सब। थैंक यू सर फॉर द रिपीट। ओके बेटा, लंबा वाला मेथड भी है पर प्लीज उसको ना देखें, छोटे वाले मेथड से करें इस सवाल को। छोटा मेथड ज्यादा अच्छा है, उस छोटे मेथड से
सवाल जल्दी हो जाएगा, कैलकुलेशन भी कम बचेगी, कम पड़ेगी आपको, है ना। बस ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन को 0 डालो, x की वैल्यू निकालो, रेंज आ जाएगी, खत्म, इतना सा। आगे बढ़ जाए अब, ठीक है। बस इसे 0 डालो, वो नोट करने की जरूरत नहीं है राइट साइड वाला, बस आप x को 0 डालो, y को 0 डालो, x आ जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, सोचो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, थोड़ा सा प्रीवियस 1 सेकंड बेटा। बस बेटा इसमें इक्वेशन को 0 डाल दो, x की वैल्यू निकाल लो, बस इतना सही तो करना है। आप इस इक्वेशन में y को 0 डाल दो, x क्या होगा, 3/4x² को राइट साइड ले जाओ, x से x काटो, x की वैल्यू आ जाएगी 16। जल्दी से कर लो, ये तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। आ जाओ इस पे, आ जाओ फटाफट, आ जाओ इस क्वेश्चन पे जल्दी से। मैं टाइमर ऑन करूंगा और आपको कहूंगा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने के लिए। और ये हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्शन मानना है, कैनन की हाइट मत लेना। मान लो एक ऑब्जेक्ट को आप ऐसे फेंक रहे हो, एक ऑब्जेक्ट यहां गिर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका ऐसे गिर रहा है, ऐसे मानो। मतलब कैनन की हाइट पे मत जाना कि सर कैनन की हाइट क्या है, ये तो दिया नहीं, कुछ नहीं। नीचे से एक ऑब्जेक्ट को फेंका अलग अलग एंगल पे, एक ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है 2 पे जाके गिरता है, एक ऑब्जेक्ट 1 पे जाके गिरता है। आपको क्या लग रहा है सोचो और 25 सेकंड के बाद आंसर बताना। एक ऑब्जेक्ट 2 पे गिर रहा है, 2 पास है कैनन के, 1 दूर है कैनन से, बट 2 वाला ज्यादा ऊपर जा रहा है, 1 वाला कम ऊपर जा रहा है। तो आप सोचो क्या आंसर लग रहा है आपको। ऑप्शन ए होगा क्या? ऑप्शन ऑप्शन है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा सर। ए इसलिए होना चाहिए हमारा आंसर। अगर आप ध्यान से देखो, इनमें से ऊंचा कौन गया है? जो चीज ज्यादा ऊपर जाएगी, दूर जाने से मतलब नहीं है, जो चीज ज्यादा ऊपर जाएगी उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा नीचे आने में। खुद सोचो, जो ज्यादा ऊपर जा रही है उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा नीचे आने में। यानी कि इनमें से ऊपर कौन ज्यादा जा रहा है, बोलो। ये ज्यादा ऊपर जा रहा है और ये कम ऊपर जा रहा है, तो ज्यादा टाइम किसको लगेगा? ज्यादा टाइम किसको नीचे आने में लगेगा? 2 वाले को। तो मतलब पहले आप 1 को हिट करोगे फिर 2 को हिट करोगे, पहले आप 1 को हिट करोगे फिर 2 को हिट करोगे। तो टारगेट 1 इज हिट बिफोर टारगेट 2। समझ में आ रहा है? यहां आप 1 को जल्दी हिट क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो कम ऊपर जा रहा है। दूरी 1 की जरूर ज्यादा आपको नजर आ रही है, बट हाइट पे डिपेंड करता है कि टाइम कितना लगेगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? आप साइड में हिंट लिख लो। हाँ जी बेटा, क्या एयर रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा? हाँ, क्या कर सकता है, बट बेटा यहाँ एयर रेजिस्टेंस दिया ही नहीं हमने कुछ भी, है ना। यहाँ हमें नहीं दिया, हमें जब तक ना दे तब तक हम कंसीडर नहीं करेंगे एयर रेजिस्टेंस। और एयर रेजिस्टेंस थोड़ा अलग सा फैक्टर है बेटा, उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, इसलिए उसके बारे में जो चर्चा है वो इतनी जल्दी नहीं कर सकते हम। सर इसमें थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं होगा? बेटा मैंने बताया ना, इनमें से ऊपर कौन ज्यादा जा रहा है, बताओ। जो ज्यादा ऊपर जाएगा बेटा, मैंने बोला था ना टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करती है? वर्टिकल मोशन पे, याद है? तो जो ज्यादा ऊपर जा रहा है इसका मतलब है उसकी वर्टिकल स्पीड ज्यादा होगी, तभी तो वो ज्यादा ऊपर जा रहा है। यानी कि दोनों की हॉरिजॉन्टल स्पीड चाहे जो मर्जी हो, हॉरिजॉन्टल स्पीड इसमें किसकी ज्यादा होगी? 1 वाले की, जो 1 पे हिट कर रहा है। बट वर्टिकल स्पीड किसकी ज्यादा होगी? 2 वाले की। तो हम टाइम निकाल रहे हैं, सबसे ज्यादा टाइम ऊपर जाने लगेगा। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे फेंको और किसी ऑब्जेक्ट को सीधा ऊपर फेंको, जो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा ऊपर फेंकोगे वो ज्यादा हाइट तक जाएगा बेटा। ठीक है ना? हाँ जी सर। आप एंगल पे फेंक रहे हो वो दूर जाएगा, बट हाइट ज्यादा ऊपर फेंकने से यही। थैंक यू सर। ओके, चलो ये बताओ मुझे, आपको क्या लगता है? हमने रेंज का फॉर्मूला पढ़ा है, मैक्सिमम रेंज की अब हम बात करेंगे। मैक्सिमम रेंज के बारे में अगर हम चर्चा करें, हमने देखा था रेंज का फॉर्मूला क्या है। अगर हम थीटा एंगल पे फेंकते हैं तो रेंज का फॉर्मूला होता था u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। याद है ना? तो मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है? सोचो, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है आर की? इससे ज्यादा सा रेंज हो ही नहीं सकती। अगर हमें u दे दिया जाए, है ना, आपसे पूछ सकता है वो थीटा क्या लूं कि रेंज मैक्सिमम मिले, एट व्हाट एंगल रेंज विल बी मैक्सिमम? सोचो सर सोचो कितनी हो सकती है? 45 डिग्री सर। 45 डिग्री। कैसे आया? अगर हम ध्यान से देखें, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? बोलो 1, है ना। साइन कॉस इनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन 2 थीटा बोलूं या साइन थीटा बोलूं, इनकी 1 से ज्यादा वैल्यू हो नहीं सकती। तो मैक्सिमम रेंज तो कितनी हो जाएगी आपकी?
u स्क्वायर बाय 2g, है ना, सॉरी u स्क्वायर बाय g। मैक्सिमम रेंज तो मेरी कितनी हो जाएगी, u स्क्वायर बाय g। बट अगर मैं बात करूं यहां से, ये कैसे आया, क्योंकि आपने यहां से sin 2 थीटा को 1 डाला है, क्योंकि sin 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 हो सकती है, यानी कि 2 थीटा मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा एंगल 90 डिग्री होता है तभी तो ऐसा होगा, यानी थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। तो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री पे हमारी रेंज मैक्सिमम होती है। 45 डिग्री पे जो हमारी रेंज है वो कैसी होगी, मैक्सिमम रेंज हमारी 45 डिग्री पे होगी। ठीक है, एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री हमारी जो रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी। डन, नोट कर लिया ये? यस सर। ओके, सो होमवर्क में आप लोगों को ये करना है, क्वेश्चन नंबर 28 से 34 बैक एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा इस चैप्टर की। आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में देख सकते हो, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी प्रोजेक्टाइल में और भी बहुत सारे केसेस हैं, थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इसमें प्रोजेक्टाइल में। जितने हमारे काम के क्वेश्चंस हैं मैं सारे डिस्कस कराऊंगा आप, ठीक है ना। क्या करना है घर पे, सर क्या करें कि हम अगले लेक्चर में अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाए। पहली बात, रिवाइज जरूर करना है जो क्लास में क्वेश्चंस कराए जाते हैं। अगर आपको लगता है सर क्लास में मेरा कंसंट्रेशन 100% नहीं था, या 1-2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आए थे और 2-3 क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाए थे, लेक्चर को दोबारा भी देख सकते हो आप, है ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है आपके पास रात को। आप फास्ट फॉरवर्ड कर करके देख लो, क्वेश्चन देख लो, जहां से आपको अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है वहां से देखो और खुद लगाओ क्वेश्चन। जब तक आप पेन पेपर नहीं उठाओगे समझ नहीं आएगा। ओरल रिवीजन मत करो बैठ के कि देखा हो गया, नहीं, एक बार करके देखो, ठीक है ना। सो अगली क्लास में थोड़ा सीरियसनेस लेवल को बढ़ाना बेटा, ठीक है ना। जनरली मैं गुस्सा नहीं करता हूं, बट गुस्सा मुझे बहुत आता है जब बच्चे आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, क्योंकि इससे क्या है, आपका बहुत लॉस होता है। और मैं अभी से आपको बता दूं, ये टाइम बहुत क्रूशियल है। आपको लग रहा होगा बहुत टाइम है, बट ये वक्त इतनी जल्दी बीतेगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर।